नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। रोज की तरह खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगावकर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे आज उस सबसे बड़ी खबर पर, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होने लगा है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती के नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। क्या ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बीच टैरिफ की जो दीवार खड़ी हो गई थी, वो दीवार अब गिरने वाली है। क्या मोदी ट्रंप से जो सुनना चाहते थे, ट्रंप ने वो बात कह दी है। ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि भारत पर टैरिफ लगाने के 29 दिन बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, तो पीएम मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ के लिए तहे दिल से धन्यवाद कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में पीएम मोदी को लेकर कहा था कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा, भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर जवाब दिया। पीएम मोदी ने लिखा, डीपली अप्रिशिएट एंड फुली reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties. India and the US have a very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. यानी राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि भारत अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने 4 सितंबर को कहा था कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच पहले की खास दोस्ती अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, उन्हें महान प्रधानमंत्री बताया और कहा कि वो मोदी के अच्छे दोस्त हैं। We have, I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia. And I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. In fact, we went to the Rose Garden and it was, we had a news conference on the grass. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. तो राष्ट्रपति ट्रंप रोज अपना बयान बदलते हैं, कभी भारत पर दबाव बनाने की बात करते हैं, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उन्हें अपना सबसे अच्छा और खास दोस्त बता देते हैं और कहते हैं कि हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति को तहे दिल से थैंक यू बोला। अब इसे लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका के साथ साझेदारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत महत्व देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हमेशा से बहुत अच्छे पर्सनल इक्वेशन रहे हैं। हम भी अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। I think Prime Minister Modi obviously attaches enormous importance to our partnership with the United States. And where President Trump is concerned, he's always had a very good personal equation with President Trump. But the point is, look, we are engaged, we remain engaged with the United States, and at this time, I can't say more than that, but that's really what I would. तो ट्रंप सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और करते हैं। इसकी बानगी समझने के लिए आपको ट्रंप का वो पोस्ट दिखाती हूं जो उन्होंने कल सुबह करीब 6 बजे किया था। सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा था, ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है, उम्मीद है उनका भविष्य अच्छा होगा। इस पोस्ट के साथ ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के प्रेसिडेंट जिनपिंग की पिक्चर भी लगाई थी। इस पोस्ट से प्रेसिडेंट ट्रंप का इशारा असल में 1 सितंबर को एससीओ समिट के दौरान शंघाई में तीनों नेताओं की मीटिंग की तरफ था, जिसमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग बात करते एक साथ नजर आए थे। दुनिया के 3 ताकतवर देशों के नेताओं की एक ही फ्रेम में दिखने वाली इस तस्वीर की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। इसे अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देने वाले एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत माना गया, जिसे लेकर ट्रंप ने अपनी टेंशन पूरी दुनिया के सामने जाहिर भी की। We saw a dramatic picture where we saw the leaders together, the first time the leaders of those 3 countries have been together in this sort of show of solidarity. You said that they're conspiring against the United States.
What do you think they're conspiring to do? And given this, is it reason why you should slap or would consider slapping secondary sanctions on Russia if they're conspiring against the U.S. now? Well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that. And I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to, when they did what they did, I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. देखिए, ट्रंप टैरिफ के प्रेशर के जरिए मोदी को बैकफुट पर लाना चाहते थे, लेकिन ये भारत की डिप्लोमेसी का कमाल है कि ट्रंप को खुद पीछे हटना पड़ा, पहल करनी पड़ी। ट्रंप और मोदी के काम करने के तरीके में फर्क क्या है, इस पर आपको इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा का टेक सुनाते हैं। आपको मोदी की स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी समझ में आएगी। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आज का रिएक्शन सरकास्टिक है, इसमें थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी है, गलती का एहसास भी है। ट्रंप ने पहली बार चीन को ग्लोबल पावर होने का सर्टिफिकेट दिया है, पहली बार एडमिट किया कि भारत, रूस और चीन के साथ आने से वो परेशान है। ट्रंप जानते हैं कि भारत को चीन की तरफ पुश करने के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, पर वो अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। सारी दुनिया ने देखा कि ट्रंप ने भारत के साथ ज्यादती की, मोदी को प्रोवोक किया, बुली किया, पर मोदी न झुके, न डरे, न समझौता किया। भारत का जवाब प्रिसाइज, कैलकुलेटेड और टारगेटेड था। भारत के एक्सपर्ट्स कई दिन से कह रहे थे कि ट्रंप ने भारत जैसे पुराने दोस्त को दुश्मन बना दिया। आज ट्रंप ने भी अपने एक्शन से इसे स्वीकार किया। सवाल यह कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार गहरी हो गई है, परमानेंट है? अमेरिकी प्रशासन में ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि ट्रंप जितनी जल्दी गर्म होते हैं उतनी जल्दी नरम भी हो जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि भारत से दोस्ती टूटने से नुकसान होगा। अगर ट्रंप थोड़े दिन में बदल जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है, भारत और अमेरिका के रिश्ते किसी एक व्यक्ति के मूड के मोहताज नहीं है। आज का भारत बदला हुआ भारत है, अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। देखिए, प्रिसाइज, टारगेटेड और कैलकुलेटेड, ये भारत की कूटनीति है, ये भारत की विदेश नीति है, जिसका असर अब ये पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ और कहते हैं और शाम होते होते कुछ और कहने लगते हैं। हर्षवर्धन जी, डोनाल्ड ट्रंप क्या इस दुख में है कि जिस पर मैं सबसे ज्यादा दबाव बना रहा था, जिसे देखकर मुझे लग रहा था कि शायद वो मेरे पाले में आ जाएगा, वो तो इस दबाव के आगे झुक नहीं रहा, उसने संदेश भी दे दिया, एक नया ग्लोबल ऑर्डर उसने शुरू भी कर दिया, इसलिए सुबह कुछ और ट्रंप कहते हैं, शाम आते आते कहते हैं नहीं मैं तेरा दोस्त हूं। देखिए, मैं इसको प्राची थोड़ा अलग तरीके से देख रहा हूं। मेरा ये मानना है कि ट्रंप कभी भी भारत के साथ यहां तक जाना नहीं चाहते थे। ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है कि जो स्ट्रेटेजिक अलाई होते हैं उनका मतलब क्या होता है, और अगर भारत जैसा देश हो तो उसका मतलब क्या होता है। लेकिन कई बार कहते हैं ना, जब आप एक लगातार पावर एंजॉय करते चले जाते हैं, और जिस तरह से ट्रंप पहले कार्यकाल के बाद हारे, जिस तरह से दूसरे कार्यकाल के लिए जीते, वो आप कहानी देखेंगे, और उसके बीच में गोली चलना उनके ऊपर, जान बची, जिस तरह का अमेरिका में एक यूफोरिया है मागा को लेकर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसमें वो कोई चीज, मतलब इसको कहते हैं ना कि छोड़ने वाले नहीं थे। आज हमने कहा कल हो जाना चाहिए, अभी हम बोल रहे हैं अभी तुरंत कर दो। डिप्लोमेसी को जो बेसिक्स हैं उन्होंने उसको पूरी तरह से तोड़ दिया। अब जाहिर है दुनिया के कई देशों को झुकाने में भी कामयाब रहे, कई जगह उनकी टैरिफ थ्रेट कामयाब रही है। अब उनकी अपनी कंपनियां, उनके अपने लोग, उनके अपने डिप्लोमेट्स, उनके अपने इकोनॉमिक एक्सपर्ट वो उसकी चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उनको लगा अगर इसी में हो जाए तो क्या बुरा है। भाई हम अगर दबा रहे हैं और कोई दूसरा मान जाए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई डंडे के जोर से कुछ चल रहा है तो चलो ठीक है, डंडा उठाया, चार लोग भाग गए, लेकिन कोई अगर डट के खड़ा हो गया तो डंडे वाला ही पीछे जाता है, वो लेके फिर शांत हो जाता है, फिर कहता है कि नहीं हम आपको समझा रहे थे, फिर वो कहता है पहले डंडा रखो, तो वो डंडा रख देता है, फिर कहता है अरे हम आपसे बात करना चाह रहे थे, बात तो करिए, तो कहे लेकिन डंडा क्यों उठाया, कह रहे वो तो उठा लिया था भाई। तो ट्रंप को आप समझिए, ट्रंप इसी अंदाज में चल रहे थे, और लगातार हम लोग इस बात को कहानी कुर्सी की में नियमित तौर पर कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, आप शो ऑफ के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए,
ट्रंप को मैसेज देने के लिए, वो बहुत अच्छा था एससीओ समिट। लेकिन हमें पता है कि चाइना इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर यूएस मार्केट, ये पॉसिबल ही नहीं। और चाइना के ऊपर विश्वास जमे, इसके लिए चाइना को जितना करना है उसमें भी 10-20 साल लगने वाले हैं। तो अमेरिका भले पाकिस्तान के साथ चला जाता है, भले उसको मदद देता है, लेकिन रणनीतिक तौर पर वो भारत के साथ रहा है। पिछले 1-1.5 दशक में वो रणनीतिक तौर पर जो साझेदारी और बड़ी हुई है, मुझे लगता है ये बेहतर की तरफ जाएगा। और हमको इस तरह से देखना भी नहीं चाहिए कि हमने उनको झुका दिया। जब मोदी ये नहीं कह रहे हैं तो हमको भी इससे बचना चाहिए। मोदी ने डिप्लोमेसी का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल दिया है। ये दुनिया के, जिसको कहते हैं ना कि दूसरे लोग जब बताएंगे, कहेंगे डिप्लोमेसी कैसे होती है और कैसे अपनी बात कह दिया जाता है बिना किसी को नाराज किए हुए, उसके ईगो को प्रोवोक किए हुए। अगर विदेश नीति या कूटनीति की बात हम विजय जी करें तो लगातार ट्रंप अलग अलग बयान भारत को लेकर दे रहे थे, रोज नई तरीके की धमकी ट्रंप की तरफ से दी जा रही थी। लेकिन भारत की कूटनीति ये थी कि यहां पर जो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं, जो नेता हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से ट्रंप को लेकर कोई एंटी बयान अभी तक नहीं दिया गया। हाँ, हमने अपने एक्शन से बता दिया कि हमें आपका ये दबाव मंजूर नहीं है, चाहे फोन ना उठाना हो, चाहे फिर चाइना और रूस से हमारी मुलाकात हो, ये हमने बता दिया। अब क्या ये समझा जाए कि वो ट्रंप जो अब एक ईगोइस्टिक मैन की तरह बिहेव कर रहे थे, उन्होंने अपना ईगो अब छोड़ दिया है? देखिए, भारत ने तो बहुत अच्छे तरीके से इस समय डिप्लोमेसी पर काम किया और आमतौर पर डिप्लोमेसी में ऐसा ही होता है। डिप्लोमेसी में हमारे बहुत सारे मित्रों ने कहा कि जवाब क्यों नहीं देते ट्रंप साहब को, और सीज़फायर पे क्यों नहीं बोला प्रधानमंत्री ने। डिप्लोमेसी में कहना ज़रूरी नहीं है, चुप रह के जितनी बातें की जाती हैं वो आपने यदि डिप्लोमेट्स को देखा हो ना, वो बहुत कम बात बोलते हैं और बहुत सधी हुई बात करते हैं, जिसके मतलब आप निकालें और उनको ज़रूरत हो तो वो कहें ये तो आपने मतलब निकाला था, हमने तो ऐसा नहीं कहा था। तो वो शायद ट्रंप साहब भूल गए थे कि वो, उनको लग रहा था वो यूफोरिया और वो दुनिया के सबसे बड़े बेताज बादशाह हैं, उस पर वो काम कर रहे थे। यहाँ दोनों चीज़ें काम में आई हमारी, एक तो डिप्लोमेसी काम आई और दूसरा हमारा मार्केट काम आया। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका को समझ में आता है कि इस मार्केट को छोड़कर नहीं चला जा सकता और ये दबाव उन पर अमेरिका के भीतर भी था, तो उसका फ़ायदा भी हुआ है। लेकिन बस एक नुकसान हुआ जो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब ने जो किया, तो मुझे वो रहीम का दोहा याद आता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो अब वो जो रिलेशनशिप है, जैसे चाइना को लेकर देखते हैं हम, चाइना ने बहुत सारी चीज़ें की है, अभी एससीओ में हम जाकर आए हैं, सम्मान भी हुआ, चाइना ने बहुत सारी बातें की, लेकिन वो जो गांठ है ना, वो भरोसा पूरा स्मूथ नहीं करती। ट्रंप ने भी अमेरिका के साथ, अब हम इसको, अमेरिका और देश को हमने बहुत चर्चा पहले भी की कि अमेरिका के साथ आना ही पड़ेगा, अमेरिका को भी भारत के साथ आना ही पड़ेगा। और ट्रंप को अमेरिका मत मानिए, ट्रंप चले जाएंगे तो भी तो हमारा अमेरिका भारत के साथ रिश्ता। लेकिन एक अविश्वास, आज भी जब हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने तो क्या इतना प्रधानमंत्री की इतनी तारीफ कर दी है, उसके बाद भी हम उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ी चिंता की बात होती है और अब इसको थोड़ा सा ठीक करने में ट्रंप साहब को ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा वक्त लगेगा। और समझ में आया उनको, अंदरूनी दबाव भी उन पर बहुत है। और वो जो पिक्चर है तीनों की, पुतिन, जिनपिंग और मोदी की, उससे भी उनको तकलीफ, जो कल सुबह का जो आप दिखा रहे थे पोस्ट, तो उस दुख बहुत है, तो वो भी है। तो सब चीज़ें मिलकर ये हुई है। लेकिन फिर हम कहते हैं देर आए दुरुस्त है, ठीक है, यदि यहाँ पर भी आकर चल रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है ना कि हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ, या हम उनके साथ चल जाएंगे। चलता तो दुनिया में सब कुछ सबका है, फिर तो दुनिया की ज़रूरत ही नहीं है। अकेला भी चलता है ना, लेकिन अकेले चलने से काम नहीं चलता, वो वाली बात है। तो अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, भारत को भी अमेरिका की जरूरत। और जब ये बात दोनों को समझ में आती है तो आप ठीक रास्ते पर चल रहे होते हैं। ट्रंप साहब को शायद समझ में आ गई है, लेकिन ऐसा भरोसा मत कीजिए शाम को फिर कुछ और बोल दे कि नहीं मैंने कहा था ये बात, ऐसा नहीं है। और अभी भी देखिए रूस को तेल का तो उनको तकलीफ है, तो अभी ये ट्रंप साहब के तेल की धार देखिए थोड़ा। बिल्कुल, सुबह तो तड़प दिखा रहे थे, शाम होते होते नरम पड़ गए, अपने सबसे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। लेकिन जो भी ट्रंप का बयान विनोद जी सामने आ रहा है, इससे भारतीय, अगर हम पॉलिटिक्स को समझें या अपनी कूटनीति को समझें, विदेश नीति को समझें, तो कितनी मैच्योरिटी हमें नजर आएगी इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि ट्रंप के को लेकर के का जो जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है बहुत ही परिपक्व है और उन्होंने बहुत सधे हुए तरीके से अपनी बात कही है। ट्रंप का तो देखिए, मैं अभी इस ट्रंप के जो बयान आया, जो ये उनका दुख और जो एक जैसे कहते हैं पागल दीवाना प्रेमी जो है उस तरह से, वो मैं इसको अस्थाई मानता हूँ। हो सकता है कल कुछ और नया ट्वीट आ जाए, क्योंकि अभी कोई फैसला नहीं लिया है ट्रंप साहब। ट्रंप साहब अभी खेल रहे हैं, अभी वो कहते हैं ना जैसे सिक्का उछाल करके आप
पत्थर पानी में फेंक के लहरें देखते ना कैसे उठती हैं, तो इन्होंने एक पत्थर फेंका भारत की तरफ कि भाई देखो हमने कहा, तो भारत ने भी उसका बहुत सही तरीके से सधा हुआ जवाब दे दिया। और देखिए सब चीज़ें समग्रता में देखनी चाहिए। SCO समिट, उसमें भारत का सम्मान है, भारत की भूमिका, ट्रायो RIC का मतलब मूर्त रूप में आना सामने, और दूसरा जो है टैरिफ को लेके शी जिनपिंग का बयान, पुतिन का बयान, और अमेरिका को टारगेट करते हुए जिस तरह पुतिन ने जो है कहा कि भाई भारत को धमकाने वाली, मतलब इस तरह से देशों को धमकाया जा रहा, वो स्वीकार नहीं है। ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इनका एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर असर पड़ रहा है। जो मैं ट्रंप, विजय जी भले ट्रंप और अमेरिका को अलग न माने, लेकिन मैं ट्रंप और अमेरिका को एक ही मानता हूँ जब तक वो राष्ट्रपति हैं। वो वहाँ के जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत एक है, वैसे ही ट्रंप भी अमेरिका के राष्ट्रपति जब तक है तब तक वो एक ही हैं। इसलिए मैं इसको मौजूदा अमेरिका की नीति ही माना जाएगा। और अभी जो है अमेरिकन जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी अलग अलग तरह के सुर हैं। एक उनके मंत्री कहते हैं जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं कि भारत माफ़ी मांगेगा, हाँ। एक उनके वित्त मंत्री कहते हैं कि नहीं सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो वहाँ दूसरे तमाम ग्रुप्स हैं वो इसके खिलाफ हैं, कई ग्रुप्स इसके समर्थन में हैं। तो अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, तो वहाँ इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। और अभी तक जो उनका फैसला है ट्रंप साहब का, अब आज ही मैं पढ़ रहा था एक दो ट्वीट की, साहब वो कुछ IT जो कंपनीज हैं उसका उनको वो कुछ निर्देश दे सकता है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की, भारत के साथ सारा जो है ब्लॉक कर दो, ये कर दो। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं वहाँ। तो अभी बहुत देखने की ज़रूरत है। अभी एकदम बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं कि अच्छा सब ट्रंप साहब मान गए, पिघल गए, हेकड़ी निकल गई, कमज़ोर पड़ गए और हम जीत गए। डिप्लोमेसी में ऐसे होता नहीं है। डिप्लोमेसी बहुत सही तरीके से चलती है, और डिप्लोमेसी में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। इसलिए मैं भारत के रुख को बहुत ही परिपक्व मानता हूँ। भारत ने बहुत मैच्योर तरीके से इस क्राइसिस को हैंडल करना शुरू किया है और हैंडल कर रहे हैं। विदेश मंत्री का बयान भी बहुत संतुलित है, प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया या उनका जवाब बहुत संतुलित है, और अभी हमको उसी तरह देखना चाहिए। रही बात चीन की, तो चीन के साथ ये सही है कि हमारे कटु अनुभव भी है, 1962 का कटु अनुभव है, गलवान का कटु अनुभव है, लेकिन हम क्या करें भाई, पड़ोसी है, आप उसको बदल सकते नहीं। वाजपेयी जी कहते थे कि आप दोस्त तो बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो पड़ोसी है तो उसके साथ आपको रिश्ता रखना ही पड़ेगा। हमें दुनिया के किसी भी गेम का शिकार नहीं होना है। अमेरिका की नीति रही है भारत का इस्तेमाल करने की चीन के खिलाफ, उसके फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारा जो स्वतंत्र नीति है जिस पर भारत चल रहा है, हमें अमेरिका से भी अपने रिश्ते अच्छे रखने हैं, चीन रूस से भी अपने संबंधों को ठीक करना है। और इससे चूंकि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है तो हर देश अपने आर्थिक हितों के हिसाब से नीतियां तय कर रहा है। और इसी हिसाब से इस वक्त भारत चौराहट नहीं चलेगी कि साहब आपने तय कर लिया तो हम मान, दादागिरी नहीं चलेगी कि आप हमसे जो करवाना चाहेंगे हम वो कर देंगे। अब देखिए आपके जहन में भी यही सवाल होगा कि ट्रंप आखिरकार सॉफ्ट क्यों हो गए, भारत को लेकर सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें अपना दोस्त बता रहे हैं, क्योंकि वही ट्रंप हैं जो भारत को डेड इकोनॉमी बता चुके हैं। वो भारत के साथ रिश्ते को रीसेट करने में क्यों जुट गए हैं? तो इसके पीछे पीएम मोदी की कूटनीति, पीएम मोदी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें अमेरिका फंस गया, पहले पुतिन जिनपिंग से मिलकर तिकड़ी बनाई, 40 नए देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में जुटे। देश के किसी भी अफसर या मंत्री ने इसे लेकर कोई बयान भी नहीं दिया। इतना ही नहीं, UNGA में शामिल नहीं होकर भी अमेरिका को मैसेज दे दिया, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को 26 सितंबर को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अब पीएम मोदी ने अपनी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजने का फैसला लिया। अब 27 सितंबर को भारत की ओर से एस जयशंकर UNGA को संबोधित करेंगे, पीएम नहीं जाएंगे। यानी समीर जी, हमने अभी तक जो कदम उठाए और आगे भी हम जो कदम उठाएंगे वो ऐसे ही हैं, जिससे हम ये साफ संदेश दे रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अगर प्रिसाइज, कैलकुलेटेड और टारगेटेड स्ट्राइक कर रहे हैं तो स्ट्राइक का मतलब ये है कि हम अपने एक्शन से बता रहे हैं कि आपको हम अपने ऊपर दबाव बनाने नहीं देंगे। निश्चित रूप से अब जब से ट्रंप ने भारत के साथ इस तरीके से जो ट्रेड लगाने की शुरुआत की थी, जिस तरीके से भारत के खिलाफ बयान देने शुरू किए, पहले 25% का टैक्स लगा दिया, फिर 25% का लगा दिया जो 27 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं भी ट्रंप को लेकर किसी तरह का बयान न ट्विटर पे दिया, न किसी सभा में दिया, न भारत के विदेश मंत्री ने या भारत के किसी भी मंत्री ने किसी तरह का बयान दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे बहुत बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया और शांत तरीके से, बहुत धैर्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, ट्रंप के जो 50% का जो टैरिफ लगा था उससे कैसे उभरना है, कैसा नया मार्केट देखना है, कैसे दुनिया में दूसरे नए दोस्त बनाना है, कैसे दुनिया में दूसरे
नए मार्केट एस्टेब्लिश करना है, प्रधानमंत्री मोदी उसमें जुटे रहे और प्रधानमंत्री मोदी को बहुत जबरदस्त सफलता मिली। जब ट्रंप को लगा कि 50% का टैरिफ लगने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी मुझे फोन नहीं कर रहे हैं, मैं 4,000 बार फोन कर रहा हूं, प्रधानमंत्री फोन पे उपलब्ध नहीं हो रहे, तो उन्हें लगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जापान जा रहे हैं और जापान 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट 10 साल में करने की घोषणा कर देता है। उसके बाद प्रधानमंत्री चीन जाते हैं, चीन में जिस तरीके से पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत होती है, जो बॉन्डिंग नजर आती है, तो निश्चित उसमें ट्रंप को डर लगा होगा। लेकिन अब ये कल जो ट्रंप का ट्वीट किया है, उन्होंने जो ट्रूथ पे कहा है, अब वो ये कह दें कि भाई सुबह का बुला शाम को आ जाए, लौट कर से बुला नहीं कहते, लेकिन ट्रंप के बारे में कहा नहीं जा सकता। आज उन्होंने कहा है, कल वो क्या ट्वीट कर देंगे सुबह उठ के, उनके बारे में कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे लग रहा है, लेकिन ये बताता है ट्रंप अगर इस ट्वीट को कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज उसको रिट्वीट करके उसको उन्होंने डीपली अप्रिशिएट किया है ट्रंप के बयान को, तो मुझे लग रहा है कि भारत का तो बहुत पहले से साफ था कि भाई अमेरिका से हमें कोई नाराजगी हो, कोई दुश्मनी नहीं है। यह दुश्मनी और जो दुर्भावना तो अमेरिका लेकर चल रहा था, भारत ने कहीं ये प्रदर्शित नहीं किया। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से पीयूष गोयल का जो बयान आया था कि भाई नवंबर में हमारी दिसंबर तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाएगी, फाइनल बातचीत चल रही है, मुझे लग रहा है कि भारत ने जो तय किया था, भारत उसी के ऊपर बढ़ रहा है। और अमेरिका को अब ये लग रहा है कि बिना भारत से हम बहुत लंबे समय तक दुनिया में इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते, और भारत के साथ इतना लंबा व्यवहार, हम बुरा व्यवहार करेंगे तो भारत चीन और रशिया के पास चला जाएगा, भारत नया मार्केट ढूंढ लेगा और उसके बाद भारत को हमसे जरूरत बहुत कम हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को लग रहा है, घरेलू जो ट्रंप के ऊपर दबाव पड़ रहा है, कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ टिप्पणी आ रही है, रिपब्लिक पार्टी के बड़े नेता ट्रंप से कह रहे हैं कि भाई दशकों से भारत के साथ जो संबंध बेहतर थे, आप उसे सिर्फ 2 साल के अंदर खत्म करने पे तुले हुए हो, आप ऐसा मत कीजिए। तो मुझे लग रहा है ट्रंप को इंटरनेशनल प्रेशर भी रहा, अपने नेशनल पॉलिटिक्स का भी प्रेशर रहा, तो अब ट्रंप को लग रहा है कि बिना भारत का अमेरिका का गुजारा नहीं हो सकता। भारत तो 50% ट्रंप टैरिफ के साथ सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन उसका असर जो अमेरिका के मार्केट पे, उद्योगपतियों पर पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रंप को अब लग रहा होगा कि ये गलती हो गई, गलती सुधारने का समय है। तो उन्होंने एक संकेत दिया है कि भाई मैं अपने कदम, लेकिन अभी भी ट्रंप कितने भरोसेमंद हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान से कैसे ट्रंप की नजदीकियां अभी भी बढ़ती जा रही हैं, जो मुनीर के साथ ट्रंप के संबंध हैं, उसका क्या असर पाकिस्तान और अमेरिका पे पड़ रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन अगर विजय जी से भारतीय राजनीति के लिहाज से समझूं, क्योंकि आज भी जितने भी हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो जब भी सरकार पर अटैक कर रहे हैं, वो ट्रंप का नाम जरूर ले रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, जो बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के मुंह पर टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, चाहे राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं कि ट्रंप ने ऐसा कर दिया, ट्रंप डेड इकोनॉमी कहते हैं, तो वो यहां दोहराने लगते हैं। अब ट्रंप के इस रिएक्शन के बाद ये कुछ बदलेगा क्या? ये नेता सेटिस्फाइड होंगे? देखिए, वो जो लोकल राजनीति है, पॉलिटिक्स है हमारे डेमोक्रेसी की, वो तो ऐसे ही चलती रहेगी। हालांकि अब तो उनको जवाब मिल गया, ट्रंप साहब का भी जवाब मिल गया और समीर जी ने कहा भी सुबह का भूला शाम को आ जाए, लेकिन ट्रंप साहब को रात को भी चलने की आदत है तो घर पहुंचकर भी फिर से चल सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या करेंगे। लेकिन एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि भाई ये सरकार जो है वो अमेरिका के आगे, पहले तो हो रहा था सीज फायर को लेकर कि झुक गई है, फिर ये हुआ कि अब ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि एक साइंटिस्ट था, वो पानी का जहाज़ बना रहा था, तो जहाज़ बनाने वाले जो लोग थे, जो देख रहे थे, जो उससे खुश नहीं थे, वो बार बार बोले, उन्होंने जैसे ही पानी जहाज़ में उतारा, जहाज़ में पानी उतारा, जहाज़ को पानी में उतारा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो चलेगा ही नहीं। अब उसने 2-3 बार कोशिश की तो वो नहीं चला, फिर जब कोशिश कर ली तो वो चल गया, तो जैसे ही चला तो उनका चल गया, क्या हुआ, अब ये रुकेगा ही नहीं तो चल तो गया, रुके कैसे? चला तो दिया, अब रुकेगा कैसे? तो वो हमारी हालत रहती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, तो या तो वो जहाज चलेगा नहीं और चल गया तो आप बताइए रुकेगा कैसे? तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है, वहाँ चलता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं। इंतजार करना होगा रिएक्शंस क्या सामने आते हैं। ट्रंप साहब के बाद कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो इससे ही समझिए कि वो जवाब है। अभी तक तो रिएक्शन सामने नहीं आया, अब आगे क्या कहानी इसके इर्द गिर्द बुनी जाएगी भारतीय पॉलिटिक्स में, आपको बताएंगे। ट्रंप ने तो मोदी को कह दिया है तेरा यार हूं मैं, लेकिन क्या इस यारी पर यकीन किया जा सकता है, क्या इस दोस्ती पर यकीन किया जा सकता है? क्या ट्रंप भरोसेमंद हैं? क्योंकि फिलहाल जो ट्रंप कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, उसको लेकर कई सारी आशंकाएं खड़ी हो जाती हैं। ट्रंप और मोदी की चुप्पी को लेकर सभी तरह की बातें हुई, मगर मोदी चुप रहकर रणनीति के तहत काम कर रहे थे, जिसका असर दिख भी गया। ट्रंप को आखिरकार अपना ईगो साइड करना पड़ा, लेकिन क्या हम ट्रंप पर इतनी आसानी से यकीन
यकीन कर सकते हैं? शायद नहीं। भले ही ट्रंप अभी मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हों, दोस्ती की दुहाई दे रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उनकी जुगल जोड़ी अलग ही गुल खिला रही है। ट्रंप का मुनीर प्रेम बरकरार है, क्योंकि कल ही यानी 5 सितंबर को रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स ने अपना C-17 ग्लोबल मास्टर उतारा है। कहने को तो ये प्लेन बाढ़ राहत सामग्री लेकर आया था, मगर माना यह जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। ये वही नूर खान एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था। 10 मई को पाक सेना के कई एयरबेस जर्जर हो गए थे, उनमें से नूर खान भी था। पाक आर्मी का ये सबसे अहम एयरबेस है, क्योंकि ये इस्लामाबाद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से पाक आर्मी का हेडक्वार्टर भी काफी नजदीक है। कुछ खबरें तो ऐसी भी आई कि हमले के बाद अमेरिका ने इस एयरबेस को टेक ओवर कर लिया है। ऐसे में यूएस एयरफोर्स का विमान यहां उतरा तो जाहिर है शक तो होगा। और जैसे अमेरिका का इस वक्त रुख है और जैसे अमेरिका बार बार इधर उधर की बातें कर रहा है, ट्रंप रोज अपने नए बयान बदलते हैं, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो जाएंगे। अब दोस्ती का हाथ तो ट्रंप बढ़ा रहे हैं हर्षवर्धन जी, लेकिन इस दोस्ती के हाथ के पीछे जो पड़ोसी मुल्क या जो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है उसका समर्थन करना, वहां पर अपने जहाजों को उतारना, ये क्या बताता है? भरोसेमंद हैं ट्रंप या नहीं? देखिए, ट्रंप को लेकर कोई निश्चितता से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसको यूं भी देख सकते हैं, कोई भी अपने कुछ जिसको कहेंगे स्ट्रेटेजिक मूव चलता है तो अचानक थोड़ी ना वो समेट लेता है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्या हम भी अपने सारे स्ट्रेटेजिक जो मूव्स हैं, जो भी दांव हम चलते हैं, उसको हम वापस ले लेते हैं? और एक चीज बस हमें तय करानी है, वो ये कि क्या पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है और उसमें अमेरिका साझीदार है क्या? हमारा कंसर्न ये होना चाहिए, और ये लिमिटेड पॉइंट बहुत अच्छे से बार बार ये कहना चाहिए। उसके अलावा अगर अमेरिका पाकिस्तान को किसी दूसरी तरह से कोई मदद कर रहा है तो हम उसको, एक वो भी देश है, ठीक है, हमारा देश हिस्सा रहा है तो हमको बड़ी तकलीफ होती है कि हमसे कट के गया है और हमारे ही खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन अब तो है वो देश ना, तो एक देश के तौर पर वो व्यवहार कर रहा है, दूसरे लोगों से बात कर रहा है। और यहां जो सबसे बड़ी चीज है कि क्या इस तरह की पाकिस्तान और अमेरिका की गलबहियां चीन को ठीक लग रही है? क्या चीन को ये ठीक लग रहा हो? क्या वो नए तरीके से, रणनीतिक तरीके से नहीं बना रहा हो? तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेसी अभी बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स में है, और गजब का है कि हर देश अपने अपने एक दूसरे, जिसको कहें कुछ कुछ मूव दूसरे खाने में रख रहा है, जो एकदम पारंपरिक नहीं थे, जो अभी तक देखे नहीं जाते थे। और ऐसे में किसी के लिए भी ये कह देना कि उसका ये मूव कहां लेकर जाएगा, ये समझना थोड़ा सा कठिन हो गया, शतरंज की चाल जैसा हो गया। लेकिन अभी जिस तरीके से मुनीर प्रेम विनोद जी सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का उनसे मुलाकात करना, फिर नोबेल प्राइज की जो चाहत है वो मुनीर से उनके संबंधों को खत्म नहीं होने दे रहा है, और फिर उनके प्लेन का पाकिस्तान में उतरना, तो जुगलबंदी उधर जारी है अभी भी पाकिस्तान के साथ ट्रंप की। नहीं, वो तो जारी रहेगी। देखिए, अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। हमारे साथ संबंधों का जब बहुत स्वर्णिम दौर चल रहा था, ट्रंप जी के टाइम में और बाइडेन के टाइम में, अभी पिछले 10-11 साल में, मान लीजिए स्वर्णिम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी हाल की बात कर रहा हूँ, तब भी पाकिस्तान के साथ अमेरिका का अपना जो रिश्ता है वो है। उसका कारण है, उसका स्ट्रेटेजिक कारण है सबसे बड़ा ये कि पाकिस्तान के जरिए ही जो है पश्चिमी एशिया के जो सारे उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं उनको एयरबेस के जरिए वो कंट्रोल करता है। दूसरा, ये जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति एक शतरंज का खेल है कि कैसे आप चेकमेट करते हो, कैसे आप राजा को वजीर से, वजीर को प्यादे से, प्यादे को हाथी को, हाथी से घोड़े को चेक करते हो। तो वो एक तरीका है। भारत वो चीन को चेक करना चाहता है अमेरिका भारत के जरिए, भारत को चेक करना चाहता है पाकिस्तान के जरिए, समझे? तो और पाकिस्तान, चीन जो है वो भारत को चेक करता है पाकिस्तान के जरिए। तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल है, और भारत इसके बीच में से अमेरिका से भी रिश्ते अपना बनाता है और पाकिस्तान से, चीन के साथ भी संबंध सुधारने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये एक राजनीति का जो चक्रव्यूह है, ये कूटनीति का चलेगा। अभी की जहाँ तक बात है, अभी तो मान लीजिए एक मानवीय कारण है कि राहत भाई बाढ़ है, वहाँ पर उन्होंने अपील की होगी और बाढ़ राहत सामग्री लेके उनका विमान उतर गया, लेकिन सिर्फ बाढ़ राहत सामग्री लेके उतरा है या कुछ और है, ये महत्वपूर्ण है। और अमेरिका का डीप स्टेट जो है वो पाकिस्तान के, एक्चुअली पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो अमेरिका के डीप स्टेट का एक्सटेंशन मानिए आप। हमारे यहाँ आज भले वो ना हो, लेकिन एक लंबा समय हम हुआ है जब हमारे यहाँ पंजाब में अलगाववादी आंदोलन चल रहा, मतलब वो चल रहा था, आतंकवाद जो खालिस्तानी आतंकवाद है, उसको हवा पानी तो पाकिस्तान से मिल रहा था, और उसके सारे आका बैठे हुए थे अमेरिका में, कनाडा में, आज भी। तो ये एक लिंक जो है उस वक्त, और उस वक्त ये बात को बहुत गंभीरता से तत्कालीन भारत सरकार उठाती थी। इसलिए पाकिस्तान के आर्मी की मदद करना भारत के आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं
जो है मदद देना है। हम उस बात को कहें ना कहें, लेकिन अगर आप हमारे इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से आप बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड वो इस बात को मानते हैं भाई पाकिस्तान को जितनी इमदाद मिलेगी उसका बड़ा हिस्सा आतंकवाद के उसमें खर्च होगा भारत के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं हमारे हित जो है वहाँ उनको नुकसान तो पहुँचता है ना। तो इसी हिसाब से हम भी अपना तय कर रहे हैं चीजों को। यानी विजय जी हम इसको ऐसे कहें कि अभी ग्लोबली जिस तरीके की तस्वीर हमें देखने को मिली, चाहे रूस, भारत और चीन का एक साथ फोटो खिंचाना, उन तीनों नेताओं का फोटो सामने आना, फिर शी जिनपिंग से किम जोंग की मुलाकात होना, इन तमाम मुलाकातों का असर ये हुआ कि अब भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, लेकिन हमें केयरफुल रहना होगा अभी भी अमेरिका से। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये देखिए दो चीज़ें हैं, ये जो प्लेन है वही वाली बात होगी, डिप्लोमेसी में मैसेजिंग इंपॉर्टेंट है ना। ये जो प्लेन है C-17 ग्लोबमास्टर, ये स्ट्रेटेजिक प्लेन है जो इक्विपमेंट्स के लिए, मिसाइल्स के कार्गो, जो आर्मी कार्गो है ना उसके लिए यूज़ होता है। दूसरी बात, आप ये इस्लामाबाद में भी उतर सकता था ना, लेकिन वो कहाँ उतारा गया? नूर खान एयरवेज। नूर खान कहाँ, जिसका आपने जिक्र किया कि हमने ख़त्म कर दिया था। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए भी है कि देखिए आपने भले ही ख़त्म कर दिया हो, वहाँ अमेरिका का आर्मी का प्लेन C-17 ग्लोबमास्टर जो बड़ा कार्गो है, बहुत बड़ा कार्गो है, और नॉर्मली जनरल उसके काम में नहीं आता, वो आर्मी के स्ट्रेटेजिक कार्गो के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो वो एक बड़ा मैसेज है। और पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते को आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब हम क्या कर सकते हैं, मुनीर साहब को बुला लें, ट्रम्प साहब वहाँ पर, तो उसमें कर नहीं सकते। अलग अलग देश के साथ अलग अलग कैसे करते हैं, आप भी तो करते हैं, आप जेलेंस्की के साथ भी बात करते हैं, आप पुतिन के साथ भी बात करते हैं, आप ट्रम्प के साथ भी बात करते हैं, आप जिनपिंग के साथ भी चले जाते हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये केवल मैसेज दे रहा है कि आपको हमेशा विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है ना, और भरोसा नहीं करना, आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेसी में जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती के वक्त भी आंखें खोल कर रखनी है, ये बात है। और अभी तो खैर ट्रम्प साहब ने ये मैसेज देने के लिए किया है। उस तबाही की तस्वीर तो अभी भी हम दिखा ही रहे ना कि कैसे नूर खान एयरवेज को हमने तबाह किया। दोनों सवाल समझिए ना, केवल बाढ़ राहत सामग्री में कोई भी कार्गो भेज दीजिए, ठीक है, और वो इस्लामाबाद भेजिए, लाहौर भेजिए, बहुत जगह है एयरपोर्ट तो पाकिस्तान के, लेकिन आप नूर खान एयरबेस, वो भी तो आर्मी का एयरबेस है, आर्मी के लिए यूज होता है, आर्मी के लिए यूज होता है, आर्मी एयरफोर्स के लिए, और वो बिल्कुल रावलपिंडी के पास, मैंने वहाँ गया हूँ उधर, तो रावलपिंडी पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है। तो इन सब चीज़ों के स्ट्रेटेजिक मायने हैं, ये सब मैसेजिंग के लिए, केवल ऐसा नहीं हो सकता कि केवल उसमें राहत सामग्री हो, ये नहीं कह रहा कि उसमें मिसाइल्स भेजी हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी वो मैसेजिंग की कि देखिए हम आर्मी एयरबेस कैंप पे, जिसको आपने खत्म कर दिया था, वहाँ उतर रहे हैं। मैसेजिंग की, और ये मैसेजिंग के बाद हमें अब क्या करना चाहिए समीर जी, हमारी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? चीन से दुश्मनी नहीं करनी है, पाकिस्तान को भी ठिकाने लगाना है, यानी उसको अलग थलग करना है, और अमेरिका जिस तरीके से बार बार हिचकोले खा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पॉलिसी बहुत स्पष्ट बता दी थी कि भाई कोई इस तरीके से अगर अपने देश से टेरर लॉन्चिंग पर इस्तेमाल करने देगा, आतंकवादी को हमारे देश में भेजेगा, हमारे देश में खून खराबा करेगा, आतंकवादी हमला करेगा, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। पाकिस्तान को जो भारत ने सबक सिखाया था, सिर्फ पाकिस्तान को संदेश नहीं था, पाकिस्तान को था, उसके साथ चीन को भी था, और उसके साथ अमेरिका या उसके जो भी हमदर्द देश रहे उनको बहुत स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सेना ने दे दिया था। तो मुझे लग रहा है कि अब भले ही अमेरिका भारत को संदेश देने के लिए पाकिस्तान के जगह का इस्तेमाल कर रहा है, एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप चीन से अगर ज़्यादा करीब जाओगे, आप रशिया के ज़्यादा करीब जाओगे, तो आपका जो पड़ोसी है, जो आपका दर्द है, उसके ऊपर हम मरहम लगाने का काम करेंगे, हम पाकिस्तान पे हाथ रखेंगे, और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की होगी। लेकिन आज भारत जिस स्थान पर खड़ा है, भारत को उससे डरने की जरूरत नहीं, और भारत, दुनिया जानती है कि भारत अमेरिका के इस संदेश से कोई बहुत ज़्यादा डरने वाला नहीं है। भारत का क्या असर है, इसका जब असर तो कल ट्रम्प साहब के उस पर दिख ही गया कि किस तरीके से उन्होंने कहना पड़ा उनको कि भाई प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी दोस्ती है, और जिस तरीके से अब भारत के साथ फिर से व्यापार संबंधों को नॉर्मलाइज करना चाहता है ट्रम्प प्रशासन, मुझे लग रहा है ये बहुत स्पष्ट संदेश चला गया है। और ठीक है, पाकिस्तान की मदद तो वो करेगा ना, दुनिया में मतलब कोई देश किसी एक के साथ तो जुड़ा नहीं रहता भाई। अब भारत भी देखिए चीन से जुड़ा है, तो
ताइवान को भी भारत उतनी ही मतलब मदद करता है जरूरत पड़ने पर। चीन और पाकिस्तान के भी संबंध अच्छे रहे, भले अमेरिका के दखलंदाजी रही हो। तो मुझे लग रहा है कि कोई देश किसी देश का बहुत पक्का परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट दुश्मन नहीं होता। सबके अपने निजी हित और निजी स्वार्थ होते हैं, जिसमें जो जैसे सूट करता है उस समय उसके साथ संबंध ज्यादा बेहतर हो जाते हैं, दूसरे से संबंध दूर हो जाते हैं। फिलहाल भारत के संबंध थोड़े अमेरिका से दूर हुए थे, तो पाकिस्तान को ज्यादा करीब बताने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और पाकिस्तान भी अमेरिका को अपना ज्यादा करीब बताने के लिए उनके लिए ट्रंप का नाम उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था। लेकिन भारत को इससे बहुत कोई फर्क पड़ना नहीं है। भारत आज जिस स्थिति में है, अमेरिका की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के पास कितना भी जाए, आखिरकार उसको भारत के साथ दोस्ती रखनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करना पड़ेगा, और जो ट्रंप ने कल जो ट्वीट किया था वह उन्हें फिर से करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है यही भारत की एक बड़ी जीत है कि आज चीन हो, रशिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, सब भारत को सम्मान देते हो, प्रधानमंत्री की बात का महत्व रखते हैं। यह भारत एक ताकत के रूप में आज दुनिया को दिखा रहा है। यानी जो इंपॉर्टेंस भारत की ग्लोबली, हर्षवर्धन जी, हमने देखी, चाहे युद्ध खत्म करने की बात हो रूस और यूक्रेन के बीच में, तो रूस भी भारत से बात कर रहा है, यूक्रेन भी भारत से बात कर रहा है, ईयू भी भारत से बात कर रहा है। ये तमाम लोग भारत को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और चाइना से जो तस्वीर आई, उसने क्या ट्रंप में खलबली मचाई कि अब उसे भारत के पाले में भी जाना है, लेकिन उसे जो उसने रायता फैला रखा है पाकिस्तान के साथ, उसे भी फैलाए रखना है। अभी देखिए, निश्चित तौर पर SCO समिट की जो तस्वीरें आई थी वो बहुत पावरफुल फोटोज थे। आमतौर पर राष्ट्राध्यक्षों के ऐसे फोटो आते ही नहीं थे। मतलब मुझे तो नहीं ध्यान में है कि G7 को छोड़कर कोई ऐसा समूह हो जिसमें इस तरह की फोटो रिलीज की जाती हो। ये बाकायदा स्ट्रेटेजिक फोटोज थी, उसका असर उनके ऊपर पड़ा। वो खुद कह रहे हैं कि हम देख रहे थे कि वहां क्या हो रहा है, वो तीनों किस तरह से थे। और फिर एक जो फोटो लगाकर उन्होंने मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की वो पोस्ट लिखी, वो भी कमाल की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, और जिसको मुझे लगता है कि अंडरलाइन करना चाहिए, भारत से कोई सिर्फ इस वजह से लोग नहीं जुड़ रहे हैं कि आज ट्रंप ने उनको परेशान कर दिया है, कल जिनपिंग उनका दुश्मन था, परसों किसी और ने कुछ कर दिया है। हमने पिछले कुछ समय में कॉन्सिस्टेंट पॉलिसी रखी है, हमारी नीति बदली नहीं है। हम ऐसे देश हैं जिसकी नीति बदली नहीं है। हमने जब क्वाड कहा कि हम इसको रिवाइव करेंगे, बेहतर करेंगे, तो हमारे बहुत साफ साफ था इंडो पैसिफिक को कैसे हम सिक्योर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ हमारी चिंताएं जुड़ती थी, हम उस एरिया में कैसे चीन का जो एग्रेशन है उसको रोकेंगे। फिर जब हम दुनिया के दूसरे देशों की बात कर रहे हैं, तो यूरोपीय यूनियन की कंपनियां, यूरोपीय यूनियन का मार्केट पूरी तरह से स्टैग्नेट हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में वो चीन की तरफ जा रहा था, लेकिन चीन बहुत ज्यादा दबाव बनाकर डील कर रहा था। इसलिए दो बड़ी बैठकें उनके बीच की टली भी हैं, जो चाइना और ईयू की रेगुलर जो शिखर सम्मेलन होता है, तो वो भी ध्यान देना चाहिए। फिर आप आ जाइए, जो पिछले कुछ समय में इस यूरोपीय यूनियन के देशों में जो मुस्लिम, एक तरह से जो इलीगल इमिग्रेंट कहते हैं, उनकी जो आपको पोजीशन दिख रही, वो उसको आप यूं नहीं कह सकते कि वो उसका हिस्सा नहीं, उसका भी एक बड़ा हिस्सा है। फिर तीसरी बात जो जापान की है, जापान अमेरिका का एक समय में विश्व युद्ध में शिकार रहा, उसके बाद उसका दोस्त हो गया, फिर उसने कहा चलो दोस्ती रखेंगे, साथ साथ चलेंगे। अब वो देख रहा है कि उसकी कंपनियों को पहले जापान ने बाहर किया, फिर उसकी बजाय मार्केट उठाकर दे दिया चाइना को, और अब चाहता है कि सब कुछ उसके यहां चला जाए दूसरी दुनिया के लोगों ने। ऐसे में भारत कह रहा है कि हम आपके साथ वो हिस्सेदारी करने को तैयार हैं। यही स्थिति दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया के साथ जब भारत रिश्ते रखता है तो वो नहीं कह रहा है कि हम प्योंगयांग के साथ क्या करेंगे, किम जोंग उन के साथ क्या करेंगे। वो साउथ कोरिया को अपने यहां मार्केट भी दे रहा है, साउथ कोरिया की कंपनी फ्लोरिश हो रही, और साथ में हम करें कि ये हमारी रणनीतिक साझेदारी है। और यही वाली चीज जो गल्फ कंट्रीज हैं, जिनको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री कहते हैं, वहां भी भारत सफलतापूर्वक कर रहा है। ये 5 फ्रंट पर एक साथ। इसको आप ये मत देखिए सिर्फ कि ट्रंप ने कुछ कर दिया या शी जिनपिंग ने कर दिया तो उसका ये रिएक्शन नहीं है। ये भारत का अपना एक्शन है, नपा तुला सधा एक्शन है, और उसके 10 सालों में आने वाले परिणाम। अब देखिए, जिस नूर खान एयरबेस की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर अभी अमेरिका ने वहां अपना एयरक्राफ्ट उतारा है, वो कैसे भारत ने ध्वस्त किया था और उस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के वक्त क्या क्या हुआ था, आपको जानकारी देते हैं। पाकिस्तानी जो सेना के आपको जानकारी दे दें कि वहां पर काफी नुकसान हुआ था, और उस नुकसान का खामियाजा पाकिस्तान ने भुगता था। सारे ही एयर बेसेज पर जो हमला हुआ था ना, तो वो बहुत विचित्र सी स्थिति और अब मरम्मत का काम वहां पर अभी भी चल रहा है। और ऐसे में अमेरिका ने वहां पर अपना जो प्लेन है, जो एयरक्राफ्ट है, वो उतारा है, यानी मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी की बात करें, हम अपनी पॉलिसी की बात करें विनोद जी, तो जैसा चल रहा है उसी दिशा में अगर भारत आगे बढ़ेगा तो ठीक रहेगा, या अभी भी हमें लगता है कि कुछ बदलाव करने की जरूरत है अपने स्टैंड में? नहीं, बदलाव तो समय समय पर होते रहते हैं जरूरत के मुताबिक।
अब देखिए ना, ये कितना बड़ा बदलाव है कि गलवान के बाद बिल्कुल हमारा चीन के साथ एकदम तनातनी हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा था और हमारे यहाँ चीन और टर्की के बहिष्कार की बात हो रही थी। और उसके बाद स्थितियाँ ऐसी बदली कि हम आज चीन के साथ एससीओ में भी शामिल हो गए, आरआईसी की बात होने लगी, चीन के साथ ट्रेड और व्यापार को लेके बहुत सारी बातें होने लगी। और टर्की की भी जिस कंपनी को हमने वो किया था सेलेबी, उसके बारे में भी उसको दोबारा से रिव्यू की चीज़ें होने लगी कि भाई नहीं, इसको काम दिया जाए जो ये हैंडलिंग का जो काम करती है एयरपोर्ट्स पे। तो ये सब चीज़ें समय वक्त के अनुसार नीतियों में बदलाव आता है और आना भी चाहिए। तो कोई चीज़ जड़ता में नहीं चलती कि एकदम कि हमने कसम खा ली कि हम ये नहीं करें। देखिए, इस वक्त जो दुनिया है वो वैचारिक आधार पर विभाजित नहीं है। जो शीत युद्ध का समय था उस वक्त दुनिया दो खेमों में विभाजित थी, तीन खेम मान लीजिए। एक बिल्कुल लेफ्ट कम्युनिस्ट वर्ल्ड जो सोवियत ब्लॉक जिसका लीडरशिप का था, दूसरा आपका वेस्टर्न वर्ल्ड कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, और तीसरा गुट निरपेक्ष देश थे जो विकासशील देश थे जिनका नेतृत्व भारत कर रहा था। उसमें नेहरू नासिर टीटो की थ्योरी थी। अब वो अपने समय के हिसाब से दोनों खेमों के साथ थोड़ा थोड़ा रिश्ते रखते थे। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें सोवियत खेमे के कई देश भी शामिल थे, वियतनाम और क्यूबा जैसे देश। लेकिन अब वो समय बदल गया। अब हमारा जो ये दुनिया है अब बिल्कुल आर्थिक हितों के हिसाब से, धंधे के हिसाब से, यानी व्यापार के हिसाब से, ट्रेड उसके हिसाब से रिश्ते तय होते हैं। अब वो वैचारिक आधार खत्म हो गया कि ये कम्युनिस्ट ब्लॉक है तो ये सोशलिस्ट ब्लॉक है। अब तो चीन जिस तरह से रिश्ते बना रहा है उन देशों के साथ जिनके साथ कभी उसकी बातचीत नहीं होती थी। तो अब मुझे लगता है भारत भी ऐसे में, भारत की नीति बिल्कुल ठीक है। हम यूक्रेन के साथ भी हैं, हम रूस के साथ भी हैं। हम जो है ईरान के पर जो हमला होता है उसकी भी निंदा करते हैं, और इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। और अमेरिका के साथ कोई, ठीक है, ट्रंप साहब ने बीच में गड़बड़ कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे लगे कि अमेरिका का हम विरोध कर रहे हैं। तो यही एक सफल कूटनीति मानी जाती है कि वो बिस्मार्क की जो है, जो जर्मन वो था ना जिसे जर्मनी एकीकरण किया था, मंत्री थे बिस्मार्क, तो जर्मन एकीकरण में उनका एक बड़ा मशहूर कोट था कि 5 गेंदें हैं मेरे हाथ में और मैं हमेशा उन्हें उछालता रहता हूँ, जिसमें 3 गेंद हमेशा मेरे हाथ में रहती हैं, कोई भी 3। तो प्लेइंग विद द 5 बॉल्स, तो वही है कि आपके हाथ में कम से कम 3 गेंदें तो होनी चाहिए, बाकी 2 को फिर आप ले लीजिएगा। तो यही कूटनीति का एक सफल सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन इसे अमेरिका के पर्सपेक्टिव से समझें अगर समीर जी, तो अमेरिका का रुख अभी हमें क्या समझ में आ रहा है? रोज वो बयान बदलते हैं, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, भारत से अब दोस्ती, फिर वो चिंता भी जाहिर कर देते हैं, फिर वो ये भी बता देते हैं कि वो जो तीनों लोग मिल रहे थे एससीओ समिट में उस पर हमारी नजर थी, यानी शिकन उनके माथे पर आई। फिर वो पाकिस्तान से भी अपनी दोस्ती को लगातार जारी रखते हैं। अमेरिका का स्टैंड क्या समझ में आ रहा है हमें? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी तो अमेरिका का क्या स्टैंड होगा तो अमेरिका के जो बहुत जानकार होंगे वो भी नहीं बता पाएंगे कि ट्रंप क्या निर्णय लेंगे। ट्रंप ने पूरी तरीके से जो अमेरिका के रिलेशन थे पूरे दुनिया के देशों के साथ पूरी तरह से उसे उलट पलट दिया है। वो किसके साथ दोस्ती कब करते हैं, कब किससे झगड़ा कर लेते हैं, किस पे कब टैरिफ लगा देते हैं, ट्रंप के अलावा अमेरिका में कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अमेरिका भी ट्रंप के इस तरीके से जो कहते हैं ना तुगलकी फरमानों से परेशान हो चुका है। वहाँ की इंडस्ट्री परेशान हो गई है, वहाँ की राजनीतिक जो उनके सहयोगी वो परेशान हो गए, सारे बड़े उद्योग घराने ट्रंप से परेशान है। और तमाम बड़े बड़े ग्रुप के साथ अभी ट्रंप ने परसों डिनर किया रहा, जितने दुनिया के तमाम बड़े कॉर्पोरेट समूह के जो सीईओ थे उनके साथ बैठक की। तो सब डरे हुए कि ट्रंप क्या निर्णय ले लेंगे जिससे उनकी कंपनियों को भयानक नुकसान हो सकता है। लेकिन अब ट्रंप की भी क्या करेंगे, अब ट्रंप ने पंगा तो ले लिया है। अब एक देश के राष्ट्रपति, और ट्रंप तो वैसे भी बहुत अहंकारी कहा जाता है कि भाई उनका ईगो बहुत बड़ा है, तो वो अब ये कोशिश कर रहे होंगे कि भाई कैसे मैं अपने पैर कदम वापस खींचूं जिससे ये लगे कि भाई मैंने कदम पीछे नहीं खींचे, भारत ही झुका है। तो वो इस कोशिश में होंगे कि सौदा भी हो जाए लेकिन उसका क्रेडिट मुझे भी मिल जाए। हालांकि जिस तरीके से उसने अलास्का में उन्होंने पुतिन से मिलने के पहले कहा था कि बस मैं 3 मिनट आधे घंटे में तय हो जाएगा, मतलब युद्ध रुकने वाला है कि नहीं, और वो जिस तरीके से अलास्का में गए थे वहाँ उन्हें असफलता हाथ में लगी, वहाँ पुतिन उन पर भारी दिखे, और जिस तरीके से ट्रंप की पूरी दुनिया में हंसी उड़ी अलास्का के बाद, तो और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री पुतिन और चाइना के शी जिनपिंग जब मिले तीनों के बीच जिस तरीके से बातचीत हुई तो उसमें भारत का जो कद बढ़ा है तो निश्चित रूप से ट्रंप के लिए बात होगी। और पाकिस्तान से तो भाई अगर नूर बेस पे उतारा है तो वैसे भी तो पाकिस्तान अमेरिका की आंखों का नूर है, तो वो तो मतलब नूर बेस पे उतारेगी। अभी तो उनके लिए वो गोल्डन बॉय है,
बिल्कुल, अभी तो गोल्डन बॉय है उनके लिए कि उन्होंने उनके नोबेल पीस प्राइज के लिए उनके लिए नॉमिनेट किया और इतनी सुविधाएं दी उन्होंने कि भाई इतनी हिम्मत हो जाती है एक सेना प्रमुख की कि वो अमेरिका जाते हैं तो वो कहने की हिमाकत कर लेते हैं कि भाई हम परमाणु बम फोड़ेंगे तो हम तो डूबेंगे, आधी दुनिया को हम लेके डूबेंगे। तो सीधा सीधा अगर अमेरिका की धरती से अगर मुनीर इस तरीके से कहने की हिम्मत रखते हैं तो निश्चित रूप से मुनीर को इस बात का एहसास होगा कि ट्रंप मेरे पीछे, फिलहाल अमेरिका मेरे पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन मुनीर भी इस बात को जानते हैं कि सिर्फ अमेरिका के दम पर वो चीन से पंगा नहीं ले सकते, चीन को भी उनको साथ के रखना पड़ेगा क्योंकि चीन का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर है। तो मुझे लग रहा है कि भारत को अभी किसी चीज से चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद जिस तरीके से आर्थिक रूप से भारत को और रक्षा के क्षेत्र में भारत को जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है और 2047 विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिस तरीके से आज भारत की पूरी दुनिया में दबदबा है और प्रधानमंत्री मोदी की बात को जो सुना जाता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जापान से जब चीन आते हैं तो जेलेंस्की फोन करते हैं कि भाई आप पुतिन से मिलेंगे तो बात कर लेना, आपकी बात सुन सकते हैं। तो जब प्रधानमंत्री मोदी का इतना दबदबा है और जब पुतिन खुद कहते हैं कि भाई चीन से और भारत से ट्रंप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, दोनों बहुत बड़े और महान देश है, तो मुझे लग रहा है कि अब भारत की ताकत दुनिया इस बात को जानती है और ट्रंप भी अब इस बात को मानने लगे कि भाई भारत को मैं जो समझ के ट्रीट कर रहा था भारत वैसा नहीं है। अब वो रिश्ते सुधारना और वापस रिश्ते पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कितने वो सफल होते हैं क्योंकि भारत अपना हित छोड़ के नहीं करेगा, न किसानों के लिए कोई हित करेगा, न किसी डेयरी सेक्टर में उनको परमिशन देगा। अब ट्रंप किस तरीके से भारत के समझौता करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ट्रंप का ये झुकना बताता है कि पल्ला भारत का भारी है। अच्छा समीर जी, एक बड़ा प्रश्न है आपसे कि मुनीर साहब ने नोबेल के लिए उनको रिकमेंड किया है, वो भले मिले न मिले निशाने पाकिस्तान तो दे ही सकते हैं ट्रंप को। नहीं मिलेगा तो दे भी देंगे वो। जो सबसे उनका सर्वोच्च सम्मान है पाकिस्तान का, वो तो उनके हाथ में है, तो दे देंगे वो तो उनके हाथ में है। तो क्या इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे ट्रंप? अब देखने वाली बात होगी कि भाई नहीं मिलता है तो वो लेते हैं, इनको देते हैं, तो आगे वाली की बात है। फिलहाल तो मुझे सम्मान उससे कम नजर आ रही है। नहीं, एक बात जो आप यूटर्न वाली कह रहे थे विजय जी, ये प्रश्न तो जहन में आता है कि अब ट्रंप के सामने वो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। हालांकि वो कल क्या कहें, शाम को क्या कहें, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक वो अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो क्या वो मैसेजिंग ये जाने देंगे कि अब मैं झुक रहा हूं, मैं भारत के सामने आ रहा हूं, मैंने पहले टैरिफ लगाया, नहीं माना भारत, तो अब देखिए फिर से मैं दोस्ती की बात कर रहा हूं। कुछ तो अलग करना चाहेंगे फिर वो? अब ये तो वो कतई नहीं करना चाहिए क्योंकि इतने दिन से वो यही तो कर रहे हैं कि भाई वो झुक रहा है, झुक नहीं रहे हैं, वो किंग है। हाँ, दुनिया के बादशाह, बेताज बादशाह ट्रंप साहब ही हैं। यही तो उनकी सारा झगड़ा ही इसलिए हुआ। अरे पाकिस्तान भारत के बीच में सीज फायर हुआ नहीं हुआ, किसने किया, क्या लेना देना है आपको? क्यों? तो वो, लेकिन वो वहाँ पर ये बताना था ना कि भाई वो बॉस है। अब वो पुतिन साहब को भी बुला के अलास्का में करवा रहे थे, लग रहा था कि परसों अगले ही दिन समझौता हो जाएगा, वहाँ पर भी सीज फायर हो जाएगा। हो गया है क्या? फिर एससीओ में तीनों लोग मिल लिए, पुतिन तो मिलकर आए थे अलास्का में, उसके तुरंत बाद एससीओ में चले गए, वो वहाँ भी उनके साथ मुलाकात हो गई। तो अभी वो ये कोशिश करें, वो ऐसे झुकने वाले नहीं, उनका जो पूरा पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि वो क्या समझते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े बादशाह हैं और उनको नहीं झुकाया जा सकता। वो जो कर रहे हैं उसी हिसाब से चल रहा है। अब इसको कैसे करेंगे? फिर वो कहेंगे मैंने प्रधानमंत्री को कहा था नरेंद्र मोदी को, ही इज टेरिफिक मैन बट आई आस्क हिम। तो वो आई आस्क हिम वाले लोगों में से हैं कि वो फिर किसी दिन आ जाए। लेकिन अब दुनिया को भी समझ में आने लगा है कि भाई ठीक है, वो कह रहे थे। कई बार होता है ना कि आप छोड़ देते हो, ठीक है उनको कहना है जो कहने, तो आप अपने इंटरेस्ट पर काम करिए। लेकिन विदेश नीति में कभी भी ये समझना, जो ट्रंप गलती कर रहे थे कि भाई वो जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा है और हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, ये भारत को भी नहीं समझना चाहिए कि आप समझेंगे नहीं, देखिए आप हमने ठीक कर दिया उनको। ठीक कोई किसी को नहीं करना, सब लोग एक दूसरे को ठीक करके अपने लिए ठीक करने का रास्ता बनाते हैं, ये डिप्लोमेसी होती है। बिल्कुल अपने हितों को साधने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड मीडिया में ही नहीं बल्कि देश की हेडलाइन में भी छाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में जो रिफॉर्म किया, रोजमर्रा के जरूरत वाली सामानों पर जीएसटी या तो शून्य कर दिया या घटाकर 5% कर दिया। जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी शून्य कर दिया। 1200 सीसी से छोटी कारों को सस्ता कर दिया। एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन सबसे 22 सितंबर से ये सब सस्ते हो जाएंगे। यानी नवरात्र के पहले दिन से लोगों को महंगाई में बड़ी राहत मिलने वाली है। दीपावली से पहले पीएम मोदी ने इंडस्ट्री को बूस्टर डोज दे दिया है।
इसके उलट अगर हम बात करें तो विपक्ष अभी तक जो हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहा था, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे, तेजस्वी यादव उनके साथ बिहार में थे, इस यात्रा के खत्म होने के साथ ही जो हेडलाइन मैनेजमेंट है या जो हेडलाइंस बना रहे हैं वो पीएम मोदी बना रहे हैं। और ये दोनों नेता अब अपनी जो पॉलिटिक्स है, तेजस्वी जात की पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी अभी थोड़े से खामोश नजर आ रहे हैं। अगर आप बात करें सी वोटर सर्वे की, तो सी वोटर सर्वे जो कि अगस्त में किया गया था, उसके मुताबिक अगर अगस्त में लोकसभा चुनाव होते हैं तो नरेंद्र मोदी की अलायंस एनडीए को लोकसभा की 543 सीटों में से 324 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया अलायंस को 208 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 11 सीटें जा सकती हैं। अब आप सोचिए कि अगर जीएसटी रिफॉर्म के बाद यानी नवरात्र और दीपावली के बाद चुनाव होंगे तो ये आंकड़ा 300 या 350 के पार पहुंच जाएगा। क्या इसका फायदा एनडीए को बिहार में मिल सकता है? या जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले अभी प्रधानमंत्री ले रहे हैं, महंगाई का मुद्दा अगर खत्म सरकार की तरफ से किया जा रहा है, चीजों को सस्ता करके एग्रेसिवली जिस तरीके से एनडीए हर मुद्दे पर इस वक्त प्रचार प्रसार कर रही है, तो बिहार चुनाव से पहले क्या हेडलाइन मैनेजमेंट जो कर लेगा उसे जनता चुनेगी? इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, अभी अगर हम कंपैरिजन करें तो वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी एग्रेसिव थे, तेजस्वी यादव एग्रेसिव थे, लेकिन एकाएक अब लग रहा है कि पीएम मोदी ने हेडलाइन मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। चाहे जीएसटी रिफॉर्म की बात कर लें, पीएम मोदी की माताजी को जिस तरीके से गाली दी गई थी उस पर एक जो इमोशनल कनेक्ट है वो बनाने की बात कर लें, तो मोटा मोटी अगर देखें तो अभी ये दोनों नेता खामोश नजर आ रहे हैं और पीएम का ग्राफ बढ़ रहा है। देखिए, एक तो प्रधानमंत्री के पास कहें कि थोड़ा लिवरेज है, थोड़ा सा उनके पास वो गुंजाइश है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कई ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिसको हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट स्कीम के जरिए वो चेंज कर सकते हैं, और इसके तो वो मास्टर हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी, नरेंद्र मोदी बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि या तो उनके आसपास के सलाहकार उनको सही समय पर सही योजनाएं नहीं बना पाते, और जो बनाते भी हैं उसको लागू ठीक से नहीं कर पाते। जैसे उदाहरण के लिए वोट अधिकार यात्रा बिल्कुल दुरुस्त बात थी, लेकिन ये उनको भी पता था कि आप रोज वोट चोर कहेंगे और वोट अधिकार यात्रा के बाद अगर बिहार उमड़ा नहीं, अपनी कार्यकर्ताओं की भीड़ अलग बात है, वो तो रहेगी, वो तो थी, लेकिन अगर उमड़ा नहीं, उस तरह का रिएक्शन नहीं दिखा, लोग कहने लगे कि नहीं हमारा वोट कट रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, तो क्या होगा? तो फिर अचानक वो मुद्दा शांत हो जाएगा। तो एक तरह से ये तो गड़बड़ी उन्होंने कर दी थी, स्ट्रेटेजिकली बहुत बैड मूव था। फिर आपने जो नाम लिए, जो कुछ किया, आप वो भूल जाइए कि क्या कुछ हुआ। तो कुछ दिन की हेडलाइन उनको मिली, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा हुआ। फिर उसके आगे की अगर बात करें, अब राहुल गांधी और तेजस्वी किस जिद में थे? एक लाइन की बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दी गई, उससे माफी मांग लेते, नहीं मांगी। फिर भाजपा ने बंद करा दिया, बंद में हालांकि थोड़ा सा भाजपा के लिए भी गड़बड़ हुआ क्योंकि उनके लोग भी थोड़ा उठपटांग हरकत करते। उसके बाद केरल कांग्रेस और आगे चली गई, वो बीडी और बिहार को जोड़ दिया, जिसपे तेजस्वी को भी माफी मांगनी पड़ गई और कांग्रेस को भी उसको वापस लेना पड़ा। ये जो मूव है, इसकी बात अलग से करनी चाहिए। लाल किले से प्रधानमंत्री बोलते हैं 15 अगस्त और 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। ऐलान होने की तारीख छोड़िए, 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। लागू होगा ये अलग एक चीज है, लागू होता हुआ जनता को दिखे। सभी कार कंपनियां, सभी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां बाकायदा चार्ट बनाकर, मैंने तो आज तक मेरे ध्यान में नहीं, कार कंपनियां सस्ती भी करती थी तो उनका विज्ञापन आता था कि हमने ये कर दिया, लेकिन टैक्स रिबेट को जस का तस जनता के हाथ में पकड़ा देना ये कभी हुआ नहीं। और जब ये आप करते हुए दिखते हैं तो पब्लिक को ठीक लगेगा, अच्छा भाई कौन सी गाड़ी खरीदनी है, ये सारे मॉडल आपके सामने है, किसी में 50,000, किसी में 1 लाख, किसी में 1.5 लाख, वो छूट मिल रही। और इसको प्रधानमंत्री जब करते हैं तो जनता को लाभ पहुंच रहा है, सरकार की मंशा से पहुंच रहा है, जिसकी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे ना कि इंश्योरेंस कंपनी अभी भी थोड़ा बेईमानी कर रही है, थोड़ी बदमाशी कर रही है, तो उनको भी राइट टाइम करेंगे। और निर्मला जी की एक लाइन ध्यान से सुननी चाहिए, उन्होंने कहा हमने ये तय किया है कि हम इसको फॉलो अप करेंगे, 22 सितंबर से मिनिस्ट्री में बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग होगी, और जो हमारे एमपी हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी देखेंगे कि कहीं वो जो हमने टैरिफ कट किया है, टैक्स कट किया है, उसको पास ऑन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा इंपैक्ट पर बनती है, और मोदी का इंपैक्ट दिख रहा है। टाइमिंग की बात यहां समीर जी की जा रही है कि टाइमिंग जो फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, चेहरा नरेंद्र मोदी हैं जिसका ऐलान वो लाल किले की प्राचीर से कर चुके हैं, वो टाइमिंग त्योहारों वाली टाइमिंग है, वो टाइमिंग बिहार की चुनावों वाली टाइमिंग है। ये परफेक्ट टाइमिंग है जिससे क्या उनका ग्राफ बिहार में पड़ेगा। जो एक कोशिश की गई थी कि एक नैरेटिव को चिपकाया जाए वोट अधिकार यात्रा के जरिए, ये बताया जाए कि सरकार चोरी वाली सरकार है, बेईमानी से जीतती है,
क्या इससे आगे अब ये नैरेटिव जा रहा है कि जनता को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचे? निश्चित रूप से देखिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी का अगर बिहार में आप अगर दौरा देखेंगे तो पिछले 8 महीने में 7 दौरे प्रधानमंत्री मोदी के हो गए। अभी 13 सितंबर को पूर्णिया प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, तो 7 दौरे कर चुके हैं और प्रधानमंत्री हर दौरे में कोई ना कोई बिहार के लिए घोषणाएं करते हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो घोषणा कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप नीतीश कुमार को अगर देखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री को, तो अभी तक उन्होंने कम से कम 70 से ज़्यादा घोषणाएं कर दी है। और जो नीतीश कुमार जो घोषणा करे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की, जो कि 10,000 रुपये महिला के खाते में आ जाएंगे, जिन महिलाओं को 400 रुपये मिलते रहे उनको 1200 रुपये मिलना लगेंगे, उसका भी एक बड़ा असर होने वाला है। तो जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जो बड़े स्तर पर घोषणाएं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो छोटे स्तर पर अपने राज्य में महिलाओं को, युवाओं को घोषणा कर रहा है, तो एक और एक मिलकर जो 11 स्कीम हो रही है वहां पर बिहार के अंदर कि मोदी सेंट्रल लेवल से घोषणाएं कर रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार में लोकल मुख्यमंत्री के रूप में जो घोषणा कर रहे हैं, तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो छूट रहा है इसके अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी की देखिए जो 12 लाख का जो टैक्स एग्जम्पशन दिया था इनकम टैक्स में, वो तो लोकसभा चुनाव के पहले क्या था, उसका भी तो असर बिहार की जनता को फायदा मिलने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब मधुबनी गए थे, ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने जिक्र किया था कि भाई मैंने आपसे वादा किया था और आज आपकी भूमि पाकर इस बात का जिक्र कर रहा हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी की उसके बाद से जो घोषणाएं रही और जो अभी जीएसटी को लेकर जो घोषणा दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, निश्चित रूप से मध्यम वर्ग के और लोअर मध्यम वर्ग के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और 22 तारीख से इंप्लीमेंट होगा, 28-29 तारीख को अधिसूचना लग जाएगी और 1 महीने बाद वोटिंग होगी। 22 सितंबर से लागू होगा और 28 अक्टूबर या 1 या 2 नवंबर को वोटिंग होगी। तो ताज़ा जनता को ज़्यादा याद रहता है। आप पहले घोषणा कर दो, 6-7 महीने बाद हो तो जनता को याद नहीं रहता। ये तो बहुत ताज़ा भूल जाती है, तो बहुत ताज़ा मामला है ना। 1 महीने के बाद ही वोटिंग होगी, तो जब जनता वोट करने जाएगी तो उनको प्रधानमंत्री मोदी की दी हुई राहत और नीतीश कुमार की तमाम घोषणाएं दिमाग में रहेगी। अब राहुल गांधी सिर्फ वोट चोर कहते रहेंगे तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई अर्थ नहीं है। राहुल गांधी को जमीनी स्तर पर जनता के मुद्दों को लेकर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है उससे कैसे उनको उभरना है, नीतीश कुमार जो घोषणा कर रहा है उससे बेहतर वो क्या दे पाएंगे, आने पे इस पर फोकस करेंगे। सिर्फ वो वोट चोर करते रहेंगे। लेकिन आप देखिए आज बिहार में तेजस्वी ने यात्रा शुरू कर दी है। तेजस्वी को लगा कि भाई राहुल के साथ यात्रा कर मेरा एक बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे कांग्रेस के प्रेशर में नहीं आना है और सिर्फ वोट चोर की रैली से मैं चुनाव नहीं जीत सकता हूं। तो आज उन्होंने 15 दिन की अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसमें राहुल गांधी नहीं है। हेडलाइन में रहेगा, जनता उसकी बात तो करेगी ना। अब तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि वो भी हेडलाइन में रहें, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, तो लोकल लोगों को कैसे संभालना है या बिहार की लोकल पॉलिटिक्स कैसे करनी है, नीतीश कुमार ने जिम्मा संभाल रखा है। और अब जातियों को एकजुट करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने शुरू कर दी है और कुशवाहा वोटर्स को साधने का काम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पारंपरिक तौर पर नीतीश के साथ ये वोटर्स रहते हैं। लेकिन अब तेजस्वी भी चाहते हैं कि कुशवाहा वोटर्स उनके साथ जुड़ जाएं, इसलिए उन पर डोरे डाले जा रहे हैं। क्योंकि बिहार में 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जिन पर हार जीत का फैसला कुशवाहा वोटर्स करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के साथ हैं, वो कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर एक बड़ा अटैक बोला। तेजस्वी के डांस वाले वीडियो पर उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें लफुआ करार दिया है। गंगा किनारे जाकर डांस कर लेने से कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो सबसे बड़ा डांसर भारत का प्रधानमंत्री बन जाए। सबसे बड़ा डांसर भारत का प्रधानमंत्री बन। अरे भाई आप अपनी छवि भी जरा ठीक रखिए। क्या लफुआ की तरह डांस करते हैं? डांस करने की कोई जगह हो उस तरह से तो कीजिए, एंजॉय कीजिए, इस पर रोक नहीं है। नाचना कोई बुरी चीज नहीं, नाचना बुरी चीज नहीं, लेकिन जिस तरह से लफुआ की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, जात को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा भी। कुशवाहा वोट बैंक को रिझाने का काम कर रहे हैं, इसलिए एक दूसरे पर जो तीखा प्रहार है वो इस वक्त जरूर तमाम नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। अब विजय जी, बिहार में ही अगर जिस हेडलाइन मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, अब तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा के बाद से ऐसा लग रहा था कि उनके खेमे से कोई खबर नहीं बन रही है, इंडिया ब्लॉक के खेमे से कोई खबर नहीं बन रही है, तो उन्होंने जात को एकजुट करने की कोशिश शुरू कर दी। कुशवाहा वोट बैंक पर उनकी नजर टिकी है और इसी को लेकर शायद उपेंद्र कुशवाहा का तीखा रिएक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, तेजस्वी जी को पहले ही समझ में आ गया था। जब ये वोट यात्रा चल रही थी तो वो बार बार राहुल जी को भी कह रहे थे कि जो कुछ और इश्यूज हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, रोजगार का है, महंगाई का है, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन राहुल जी का एक फोकस था कि भाई उस यात्रा को केवल वोट अधिकार पर या वोट चोरी पर जोड़ा जाए। अब तेजस्वी जी को समझ में आया कि उसका कितना इम्पैक्ट नहीं हुआ है या हुआ है, उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जाति जो बिहार की राजनीति की हकीकत है, वैसे तो हिंदुस्तान की राजनीति की हकीकत है, क्योंकि प्रशांत जी फिर नाराज हो जाएंगे। वो कहते हैं कि केवल आप बिहार की बात करते हो, सब जगह ही प्रशांत जी की चिंता है आपको?
नहीं, प्रशांत जी की क्यों नहीं चिंता, सबकी चिंता, सब बात कर रहे हैं, तो वो चिंता उनकी है और वो राजनीति वहाँ पर चल रही है। तो तेजस्वी जी को समझ में आया, और शायद कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि तेजस्वी जी का जो अपना MY समीकरण का या जो भी वोट बैंक है वो उनके पास है 36%, लेकिन जब वो 45 तक नहीं आएंगे तब तक उनका बदलना, सत्ता समीकरण बदलना मुश्किल है बिहार में। और उसके लिए ज़रूरी है कि कुशवाहा हो, कुर्मी हो या और जो जाति समीकरण हैं उन पर काम किया जाए। और ये तो कुशवाहा जी की जिम्मेदारी है NDA में कि भाई वो अपना वोट बैंक ना खिसकने थे। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है ना, छोटा ही वोट बैंक हो लेकिन वो खिसकेगा तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसलिए कुशवाहा जी ने उन पर हमला बोला है। वो तो खैर तेजस्वी जी को कह रहे हैं कि वो डांस करते हैं तो लफुआ की तरह से डांस कर रहे हैं, नाचना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बात तो ठीक है, लेकिन किसके इशारे पे नाच रहे हैं ये तो भी देखना चाहिए। किसके इशारे पे नाच रहे हैं? नहीं, कुशवाहा जी को पता होगा कि वो किसके इशारे पर नाच रहे हैं, वो तो अपने इशारे अपने आप ही नाच रहे हैं। लफुआ की तरह से नाच रहे हैं या नहीं नाच रहे, लेकिन राजनीति में चलता रहता है। देखो लोकल पॉलिटिक्स में हमको यहाँ पर आना बड़ा ऐसा लगता है कि ऐसे बोल दिया नहीं बोल दिया, वहाँ जो वोटर होता है उसको मजा आता है, एक लफुआ शब्द के साथ ही चल जाता है कि भाई ये है, और वो फिर जब सभा से खत्म होकर जाते हैं तो वो बात करते रहते हैं, अरे वो लफुआ ये कर रहा था वो कर रहा था। तो थोड़ा बहुत असर पड़ता है इनको पॉलिटिक्स में, हर एक को। ये ऐसा है ना, बॉटल में एक एक बूंद से जैसे घड़ा बढ़ता है ना, वैसे ही है, सब लोग अपना अपना बूंद उसमें डाल रहे होते हैं। तो लेकिन सब ठीक है, लेकिन इस डांस पे टिप्पणी नहीं मुझे करनी समझ चाहिए। में नहीं आ रही। कोई भी अरे भाई ठीक है वो नाच रहे हैं, अच्छा लग रहा है, उनके सर वो घर सभा में परिवार के अच्छा लोग लगता है ना, हैं, एक ये शब्द क्या चला दिक्कत दिया, है? सभा में चला अब दिया, कुछ एक भी शब्द। बोल दे रहे हैं आप, हाँ। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि नाचना बुरी चीज नहीं। मुझे तो लगता है ना ये नेताओं को एकदम से खांचे में बांध देना ये भी बहुत ठीक नहीं। भारतीय राजनीति में ये भी बहुत जा रहे भाई ठीक है अपने घर परिवार नाचने में के क्या साथ फर्क नाच पड़ रहा रहे हैं, और इसी वजह से उसी सबको लेकर टिप्पणियां भी बहुत होती हैं, जबकि इसका असर बिल्कुल नहीं होता है। अब देखिए बिहार में जिस तरीके से इस वक्त राजनीति चल रही है, तेजस्वी यादव वोटाधिकार यात्रा के बाद अब थोड़ा अलग निकलकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि कई बार असहज कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव हो गए हैं। कल ही उनका बयान आपने देखा था, बीड़ी वाले बयान पर बड़ी नाराजगी उन्होंने जताई थी। तो वो समझ रहे हैं कि अलग रास्ता भी हमको तलाशना होगा। तो नीतीश कुमार लोकल पॉलिटिक्स इस वक्त कर रहे हैं, वो बिहार के लोगों को कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं। बिहार में सत्ता में वापसी के लिए नीतीश कुमार लोकल पर जोर दे रहे हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली से लेकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाया है। साथ ही जेडीयू तेजस्वी पर अटैकिंग मोड में भी है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव के नाम को ही पूरी तरीके से डिकोड कर दिया है। क्या कहा है, किस दिलचस्प तरीके से उनके नाम को डिकोड किया गया है, सुनिए जरा। समाजवादी पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं के मन में यह भावना जगी कि आपकी सच्चाई को बाहर निकाला जाए। इसीलिए चूंकि आप अंग्रेजी विद्यालय में पढ़े हैं तो अंग्रेजी नामाकरण आपका किया है। टी से ट्रबल मेकर, ई से एस्केपिस्ट, जे से जेलस, ए से एरोगेंट, एस से सेल्फिश, एस से हाइपोक्रेटिक, डब्ल्यू से वेस्टफुल, आई से इनकम्पिटेंट, अयोग्य, और पूरे तौर पर आपके जीवन के बारे में कहा है टोटल इगोइस्टिक, अहंकार चरम सीमा पर। तो बिहार में इस वक्त तैयारी जबरदस्त तरीके से विनोद जी चल रही है। विपक्ष अपनी तरीके से तैयारी कर रहा है, एक नैरेटिव बिहार चुनाव में लेकर गए, वोटाधिकार यात्रा खत्म हुई, अब उसकी चर्चा बिहार में इतनी ज्यादा खुद नेता नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं, लोकल मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार हैं जो लोकल वोटर्स को पकड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा आए दिन नीतीश कुमार की तरफ से की जा रही है। कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है कि हिट हो सकता है? देखिए फार्मूला कौन सा हिट हो गया तो अभी तो जल्दी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे एनडीए घटक दल के दो नेताओं के जो मैंने बयान सुने, उपेंद्र कुशवाहा जी का और नीरज जी का, जो ये जेडीयू के वो है नेता, भाई आप व्यक्तिगत अटैक पर आ रहे हैं। अरे आप जीएसटी पे इतनी बड़ी घोषणा की है केंद्र सरकार ने, उस मुद्दे पर बात करिए, उसको अपना बनाइए। नीतीश कुमार रोज फ्रीबीज की घोषणा कर रहे हैं, हालांकि उसका एक समय बड़ा विरोध करते थे, उनको अब तेजस्वी के नाम का एब्रीविएशन मिला करके आप लगे हुए पूरा जोर दे रहे हैं, या उनके डांस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। इससे कहीं लगता है कि अभी भी ये लोग कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी स्थिति को लेकर के, और इसीलिए इस तरह के व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। व्यक्तिगत हमले करना से बचना चाहिए नेताओं को, मुद्दों पर बात कीजिए। और इतना बढ़िया मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जीएसटी वाला, ये राहत दे करके लोगों को, कि आप इस मुद्दे को लेकर जाइए, लोगों के बीच में इसकी बात करिए, लेकिन वो बात तो कर रहे हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि ये जो नकारात्मक किस्म की राजनीति है ये काम नहीं आती। और रही बात देखिए कुशवाहा बोर्ड की समस्या उपेंद्र जी की ये है कि उपेंद्र जी की यूएसपी वही है,
वो पिछली बार जब एनडीए में 2014 में शामिल हुए थे तो कुशवाहा वोट के कारण ही उनको दे लिया गया था। फिर वो 19 में अलग चले गए, चुनाव लड़े जाके विपक्ष के साथ, कांग्रेस के गठबंधन के साथ, उसके बाद फिर वापस आ गए। तो बार बार इधर उधर आने से उनका भी जनाधार कमजोर हुआ है, इसीलिए लोकसभा चुनाव में हार गए, खुद हार गए। तो अब उनको अपनी जमीन बचाने की मजबूरी है उनकी, और इसीलिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी कुशवाहा वोटों पर आई कर रही है नजर लगाए हुए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का जनाधार कमजोर होने से तेजस्वी इस कोशिश में है कि वो उसको अपने साथ जोड़ें। कितना जोड़ पाएंगे, कितना नहीं जोड़ पाएंगे अलग बात है, लेकिन अगर कुछ परसेंट भी जोड़ लेते हैं तो नुकसान तो उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया का ही होगा ना। देखिए बिहार में जो कोशिश, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, किसी को भी टीवी पर दिख रहा होगा अभी, तेजस्वी इतना बड़ा लिख के आप उसको एक एक का एब्रिविएशन कर रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे राहुल गांधी ने बड़ा दिमाग लगा के अपने विपक्षी गठजोड़ का नाम 2024 में रख दिया था इंडिया, देश का नाम, और उसको उन्हीं के सहयोगी दल और उनकी पार्टी के प्रवक्ता बता ही नहीं पाते थे। अब खुद नीरज कुमार जी को दोबारा कोई रोक के बोल दे कि अच्छा चलिए ठीक है, आपने तेजस्वी को जो बताया था जरा फिर से बताइए, तो ऐसी चीज जनता पे असर पड़ेगी क्या? जरा सोचना चाहिए। नहीं ये तो तेजस्वी प्रचार कर रहे हैं, मतलब कोई ऐसी चीज करना चाहिए। अच्छा, इसमें तो केवल तेजस्वी ज्यादा दिखता है, इसमें कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा। ये मतलब अब देखिए जिस तरीके से राजनीति बिहार में हो रही है, वैसी राजनीति अब यूपी में 2027 की तैयारी शुरू कर दी गई है। और जैसे नीतीश कुमार लोकल की बात कर रहे हैं, अपने बिहार की जितने भी वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं नई नई योजनाओं से, ऐसे योगी आदित्यनाथ भी यूपी में यही कर रहे हैं। योगी ने यूपी के टीचर्स को भी तोहफा दिया। अब यूपी के सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र और सरकारी स्कूलों के सभी कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योगी के इस फैसले से 9 लाख परिवारों को फायदा होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार जल्दी ही शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाएगी। तो 2027 की पिच अभी से तैयार हो रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो घोषणाओं का ऐलान कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी एग्रेसिवली अब हर मुद्दे का जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जाति जाति सिर्फ बिहार में हो रही है, यूपी में अखिलेश यादव चालान में भी जाति का कनेक्शन निकाल रहे हैं। उनकी गाड़ियों के ओवर स्पीडिंग का चालान कटा तो वो इसे जाति से जोड़कर बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि चालान काटने वाले सीएम योगी की जाति यानी राजपूत से होंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी की 36 लग्जरी गाड़ियों पर ओवर स्पीडिंग के चलते चालान जारी किया गया। इनमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव तथा और उनकी पत्नी डिंपल यादव के काफिले की 9 गाड़ियां शामिल हैं, जिस पर उन्होंने ये कहा कि विशेष जाति का कोई अधिकारी रहा होगा जिसकी वजह से उनका चालान कटा है। पहले सुनवा दूं सर, उसके बाद आप बताइएगा, सुनिए जरा। यानी कि थाने में गाड़ी थी, सुल्तानपुर सिटी में खड़ी थी पिछले एक हफ्ते से, और से आदेश कराने में हमको 7 दिन लगे, और बेवजह की चालान हमारी गाड़ी में कर दी गई थी 20,000 रुपए की। मैं बताऊं आपको, जिसने चालान किया होगा, पैसा वसूला होगा, वो सरकार के मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग होंगे। अभी कल ही हमें चालान मिले, हमें अपनी गाड़ी के। तुम्हारा कितना चालान हुआ है? ये 20,000 की चालान है, और बस हमारे सोचो कितना चालान होगा बताओ। कल मेरे पास कागज आए कि इतना चालान है आपको देना है, तो मैंने पलट के कागज भी नहीं देखा, और इसलिए नहीं देखा कि सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और उनके कैमरे में हमारी गाड़ी आई हुई होगी। तो हमने कहा ठीक है, स्वीकार चालान जितना है। चालान जो हमें देना है अपनी गाड़ियों का, सरकारी गाड़ियां जो हमारी ओवर स्पीडिंग की हैं एक्सप्रेस वे पर, 8 लाख रुपए का है। 8 लाख रुपए देने हैं। मैंने कल ही कह दिया कि दे दो इनको। अब इसके बैकग्राउंड में कहानी ये है होगी, जो कहानी होगी, जो सिस्टम को चला रहा होगा वो बीजेपी का नेता होगा, जो कैमरा या जो सिस्टम चला रहा है वो पक्का बीजेपी का होगा। मैं वो ट्रेस करूंगा कि वो बीजेपी का है कि किसका, जानबूझ के हमारी गाड़ियों का चालान कटवा रहा है। तो चालान काटने वालों को ट्रेस भी करना चाहते हैं अखिलेश यादव, उन्हें बीजेपी का भी बता रहे हैं, उनकी जाति भी बता रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ियों पर ओवर स्पीडिंग का चालान हुआ, एक बार भी नहीं कहा कि हम अपने गाड़ी चलाने वालों को देखेंगे कि वो ओवर स्पीडिंग क्यों कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो इस वक्त फोकस हैं कि उन्हें जितने भी लाभार्थी हैं या जितनी भी योजनाओं का फायदा पहुंचाना है उस पर वो फोकस करें, लेकिन मोटा मोटी जाति के इर्द गिर्द अखिलेश यादव अभी भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब विनोद जी अपनी बात आप रखिए, अखिलेश यादव नहीं निकल पा रहे अभी भी इस फैक्टर से। नहीं, देखिए जाति की राजनीति तो सभी करेंगे, वो भी कर रहे हैं, पीडीए का भी इसमें मुद्दा आ गया, लेकिन चालान की जो बात बताऊं, मैं अभी मेरी गाड़ी का भी चालान आया और यूपी से ही आया। मैं कानपुर जाता रहता हूं, 2,000 रुपये मैंने भर दिए, ओवर स्पीडिंग का ही चालान है। असल में क्या है, एक्सप्रेस वे जो है, जो
नोएडा एक्सप्रेसवे और ये यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे, इनमें अब बहुत जगह जगह कैमरे लग गए और कैमरे बहुत ही पूरी तरह से मतलब अलर्ट हैं। तो जैसे ही आप लिमिट क्रॉस करते हैं वो कैच हो जाता है उसमें और वो चालान आ जाता है आपको, और वो सारा SMS से आता है। तो अभी 2000 रुपये का चालान मेरा था, मैंने भर दिया। भैया क्या करें? आप ब्राह्मण हैं जाति से? तो ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ है ना, मैं तो नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री तो राजपूत हैं। भाई ये तो आप अब वो कैमरा हो सकता है, कैमरा हो जो CCTV जिसने लगाया वो भी यही तो अखिलेश जी ने बताया अभी। बता रहे हो मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अखिलेश जी की बात के बारे में नहीं बोल रहा। मैं ये खाली ये कह रहा हूँ, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका अभी भी उन्होंने कहा मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, बेहतर इन्वेस्टिगेट करना अच्छा है। कई बार कैमरों में अगर खराबी पकड़ में आएगी कि आप ओवर स्पीडिंग नहीं है फिर भी चालान हो रहा हो तो गलत है। लेकिन ये जरूर है कि चालान अब उत्तर प्रदेश में बहुत नियमित तरीके से हो रहे हैं गाड़ियों के, और कैमरे हर बड़े एक्सप्रेसवे पे और बड़े राजमार्ग पर लगे हुए हैं। लेकिन जब चालान होते हैं तो आपका तो लक्ष्मण रेखा लागू के तो दुर्घटना तो होगी भाई। अगर ओवर स्पीडिंग करेंगे आप तो भाई आपको चाहे राजनीति में हो चाहे गाड़ी में हो, ओवर स्पीड आप करोगे तो उसका नुकसान तो उठाना ही पड़ता है आपको। तो अखिलेश यादव तो दोनों जगह ओवर स्पीड कर रहे हैं, गाड़ियां भी ओवर स्पीड हो रही है उनकी, और राजनीति में भी अभी बहुत ओवर स्पीड से चल रहे हैं फिलहाल। अब 2027 में चुनाव आ रहा है, अभी से वो जिस तरीके से चुनाव को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि भाई चालान काटने वाले भी स्वजाति होंगे, मतलब राजपूत होंगे। भाई कैमरे लगे हैं, आपने ओवर स्पीड गाड़ी की, आपको चालान आ गया, आप चालान भर दीजिए। आपको अगर चालान नहीं भरना है, कानूनों का पालन कीजिए, जो लिमिट है उसके नीचे गाड़ी चलाइए, कोई चालान नहीं आएगा उसके अंदर। नहीं, मतलब चालान अगर आ रहा है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि चालान किस जाति के व्यक्ति ने काटा। नहीं देखिए, इसका बेसिक तरीका अपने ड्राइवर को, जैसे मैंने अपने ड्राइवर को कह दिया भैया जो लिमिट है उससे स्विच थोड़ी नीचे रखो, वो नहीं जाएगी। अब जाएगी तो मैं तुम्हारी सैलरी, मैंने कहा अब अगर चालान होगा तो तुम्हारी सैलरी काटूंगा इसको पैसे, तब होगा। हाँ सब तो ये करना पड़ेगा। यूपी में एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो टीचर्स को तोहफा दे रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाओं का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को हमने आपको सुनवाया था। अखिलेश यादव की गाड़ियों का दरअसल चालान आ गया और ये 8 लाख से ज्यादा का चालान आया है। तो अखिलेश यादव ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई हमने तो देखा भी नहीं, हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमें पता है कि हमारी गाड़ियों का चालान हुआ है तो ये मुख्यमंत्री की स्वजाति वाला कोई अधिकारी होगा, यानी सीधे सीधे राजपूत जाति का वो अधिकारी होगा जिसने हमारा चालान काटा है। ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये जानबूझकर हमें परेशान किया जा रहा है और हम इसे ट्रैक करेंगे, हम देखेंगे, हम जांच करेंगे, हम पता लगाएंगे कि हमारी गाड़ियों का ये इतना चालान कैसे आया है। ये अखिलेश यादव कह रहे थे। हर्षवर्धन जी, क्या चालान जब भी आएगा किसी भी शख्स का तो पहले ये देखना होगा कि जाति क्या है अधिकारी की जिसने हमारा चालान किया है? नहीं, कई बार मुझे आश्चर्य भी होता है और लगता है कि अखिलेश जी कई बार उम्मीद जगाते हैं कि अच्छा भले नेता हैं, कई बार लगता है कि मुद्दों की बात करते हैं, उनकी पार्टी को अच्छी खासी सीटें भी विधानसभा और लोकसभा मिले, उसके बाद इस तरह की बचकानी हरकत करते हैं। आप ऐसे राजपूत राजपूत करें जैसे राजपूत होना उत्तर प्रदेश में कोई गुनाह हो गया है, या तो कोई आधार है तो बिल्कुल आप कहिए कि ये मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं इस वजह से ये काम किया। आपको ये तक नहीं पता है कि वो चालान किसने काट कर भेजा है। और अगर ऑटोमेटेड सिस्टम हो तो, यानी कैमरे में पकड़ में आया और ऑटोमेटेड आपके नाम की पर्ची निकल गई तो, और वो तो ये भी नहीं देख रहा होगा कि अखिलेश यादव जी के नाम की है क्या, वो तो नंबर प्लेट में नंबर देखता है, नंबर का एड्रेस देखता है, उसको भेज देता है। और आप किसी गलत काम को ऐसे जाति के नाम पर जस्टिफाई करेंगे, ये थोड़ा सा चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ की राजनीति कई मामलों में सबसे अलग रही है, यहाँ सब नेशनलिज्म नहीं है, यहाँ उस तरह की भावना नहीं होती है। आप इतना जाति जाति करेंगे, हम बार बार कहते हैं कि भाई देश के हर राज्य में जाति है, लेकिन ऐसे क्या नेता हर बात पर कहेंगे? अब आप योगी आदित्यनाथ की सरकार की कोई गलती हो तो बिल्कुल उसको कहिए, लेकिन अगर ये आप कह रहे हैं कि जाति वाले ने काट दिया, चालान कर दिया, तो फिर क्या कहें, हास्यास्पद जैसा दिखता है। जाति भी ढूंढ रहे हैं, पार्टी भी ढूंढ रहे हैं विजय जी कि बीजेपी के पार्टी का कोई होगा या फिर वो राजपूत जाति का होगा, इसीलिए चालान काटा गया। देखिए, जाति की बात कर रहे हैं राजनीति में, वो ठीक है कि उसको करें, लेकिन किसी रेफरेंस में होना चाहिए ना एक तो। और वो तो अखिलेश जी तो बहुत पढ़े लिखे लोगों में से हैं, जानते हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। पूरा ये जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। इनफैक्ट जो भेज रहा है उसको भी नहीं पता, जो गाड़ी का नंबर आ रहा है उसमें भी जरूरी थोड़ी कि उनके नाम से गाड़ियां हो, वो अखिलेश यादव के नाम से। मुझे नहीं पता कि 36 गाड़ियां अखिलेश यादव जी के नाम से हैं कि नहीं है। तो यदि अखिलेश जी के नाम से नहीं है तो उसको क्या पता कि किसकी जाति है किसकी नहीं जाती है, तो वो पार्टी का भी नहीं पता पड़ेगा। किसी भी चीज़ को एक एक्सट्रीम तक ले जाना, कहीं भी ले जाना, जोड़ लेना, वो ठीक नहीं ना। वो तो मुझे डर लगा कि किसी दिन ऐसा ना हो कि किसी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट किसी एक खास जाति का किसी बीमारी से डेथ हो जाए तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए कि वो देखा था कि वो डॉक्टर जो था वो मुख्यमंत्री जी के सजातीय था। तो जाति की राजनीति को, जातियों को अपने साथ जोड़ना या उनके साथ
करना वो सब ठीक है, एसोसिएट करना वो अलग चीज़ है, और उस पर काम करें उसमें भी कोई बात नहीं है। और जातियों को भी पिछड़े हैं, MY है, एक तो उनका जो PDA है उसमें जो लोग हैं उसमें ही मेरे को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि किसी दिन वो कहते हैं ए में अल्पसंख्यक हैं, किसी दिन अगड़े भी उसमें होते हैं, उसी में अगड़े भी आते हैं, तो आधी आबादी भी उसी में आ जाती है। तो मुझे पता नहीं था कौन से दिन क्या है, कोई सिस्टम शायद बना रखा होगा उन्होंने, आदिवासी है नहीं उत्तर प्रदेश में, वो भी आ जाते हैं, तो रोस्टर में लगा रखा होगा कि भाई आज के दिन अगड़े रहेंगे, आज दिन आदिवासी रहेंगे। खैर वो इशू नहीं है, कह रहा हूँ कि राजनीति को, और युवा नेता हैं उनको डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, और ये सरकार 7 साल से काम कर रही है, तो उसके काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ उस पर काम करिए। जो बातचीत चल रही है, यूनिवर्सिटीज़ का क्या चल रहा है, कॉलेजेस का क्या चल रहा है, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। हर चीज़ से हम चर्चा कर रहे थे, एक बड़ा आंदोलन वहाँ पर चल रहा है जिसमें पुलिस पिटाई कर रहा है, उस पर तो अखिलेश जी ने बात नहीं की, क्योंकि इसलिए भी शायद बात नहीं, क्योंकि जिस छात्र संगठन के नेताओं की पिटाई हो रही है वो उससे जुड़े हुए नहीं है। उसमें की थी बात, उसमें उन्होंने कहा था कि ये वाहिनी और विद्यार्थी विद्यार्थी परिषद उसमें भी उन्होंने ABVP के छात्रों की पिटाई हुई, ABVP लोगों ने आंदोलन किया, उसको भी उन्होंने वाहिनी बनाम परिषद कर दिया। अब ये बड़ा विचित्र है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग तो आज भी, कल भी मशाल जुलूस निकाला था, अभी भी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, और वो मूल मुद्दा यही कह रहे हैं कि भाई योगी जी बुलडोजर बाबा माने जाते हैं, और वहां बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है जबकि जमीन कब्जा हुई है। तो जहां मुद्दा है, जहां छात्र संगठन संघर्ष कर रहा है, वहां जाइए। अब आपका छात्र संगठन नहीं संघर्ष कर रहा है तो भी उसको भेजिए, क्योंकि ये तो छात्रों के हित की बात है ना, इसमें तो कोई आपको क्यों देखना चाहिए। तो मुझे लगता है मुद्दे छोड़कर आप जाति करेंगे तो नुकसान ही करेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति का तो मामला दोनों तरफ से गड़बड़ है। आप देखिए, अभी दिल्ली में 4 जातियों के नेता लोगों की बैठक हुई थी, 40 राजपूत विधायकों की बैठक हुई थी वहां पर एक उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जाति के तमाम तरह के समीकरण 2027 को देखते हुए बनेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का NDA का हो, चाहे वो अखिलेश यादव करे। और अखिलेश यादव तो अभी वैसे भी पूजा पाल से परेशान है, जिस तरीके से पूजा पाल को निकाला है उसके बाद से लगातार पूजा पाल हमलावर है। तो अखिलेश यादव को पहले अपना जो PDA है उसको देखना चाहिए कि जिस तरीके से भाई पूजा पाल हमलावर है, उसके बाद आपके ऊपर पल्लवी पटेल जिस तरीके से नाराज चल रही है, वो भी आपके PDA का एक हिस्सा थी, आपकी पार्टी की विधायक रही है, वो आप पे आरोप लगा रही है। तो अखिलेश यादव अपना घर पहले दुरुस्त करे, दूसरों को बाद में बोले। और मुख्यमंत्री के खिलाफ आपको बोलना है तो योगी आदित्यनाथ 2017 से मुख्यमंत्री है, आप मुख्यमंत्री के कामकाज को लेकर आपको मुद्दा लेकर जाना तो आप वो लेकर जाइए। जाति की बात आपको करने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ के शासन में सभी के साथ न्याय हो रहा है, फिर वो कोई भी हो कानून तोड़ेगा तो उसके पास बिल तो जाएगा, उसको जुर्माना तो भरना पड़ेगा। ओवर स्पीडिंग चाहे वो अखिलेश यादव करे या कोई दूसरा जाति का आदमी करे, चालान जाति देखकर नहीं पता चलेगा किस जाति ने उनका चालान काटा है। वो कह रहे हैं ना, जांच करेंगे, हम पता लगाएंगे कौन है जो हमारा चालान काट रहा है। चलिए ये तो पता, अखिलेश यादव सम्मेलन करें वो ठीक है, वो अपनी जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हर इशू में जाति को जोड़कर इस तरह से इस तरीके के बयान देना, या फिर वो ले आते हैं, क्योंकि उनका तो सरकार में भी पकड़ होगी, एक पूरा का पूरा मैपिंग करके ग्राफ में ले आते हैं कि भाई ये कितने चालान हुए, किसने चालान जगह पर हुए, किसने किए हैं। और आप आइडिया दे रहे हैं अखिलेश जी को? नहीं, आइडिया से तो भी ठीक है, गड़बड़ हो रहा तो देश के सामने आएगा। नहीं, वैसे आपका एक आइडिया तो चली गया था वो कि वोटर कार्ड नहीं होगा तो राशन नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी आइडिया नहीं है सर, वजीफा नहीं मिलेगा। अच्छा चले आगे बढ़ रहे हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर से सामने आई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह को लेकर कट्टरपंथियों ने जमकर बवाल काटा। दरगाह की उद्घाटन पट्टिका में लगे अशोक चिन्ह को लेकर उसे तोड़ दिया गया। दरअसल वक्फ बोर्ड ने हाल ही में मस्जिद का रिनोवेशन करवाया था, जिसकी शिला पट्टिका पर अशोक स्तंभ का चिन्ह लगा हुआ था। कुछ लोग अशोक स्तंभ का विरोध कर रहे थे। सारा फसाद ईद मिलाद उन नबी की नमाज के दौरान हुआ। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष दरख्वशा अंद्राबी ने इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिन लोगों ने भावनाओं में बहकर तोड़फोड़ की और वो प्रतीक के खिलाफ नहीं है, ऐसा बयान तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आई जिसमें इस चिन्ह को तोड़ा गया, ये वाकई में हैरान करने वाली हैं और कई सवालों को जन्म देती हैं। मुसलमानों के जो जज्बात हैं वो मजरूह हो गए हैं, बहुत तकलीफ हुई है और उस पे तुर्रा ये कि जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है, बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं,
मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। ये कौन से जज्बात हर्षवर्धन जी महबूबा मुफ्ती के हैं जो सीधा सीधा ये नहीं समझ पा रही कि यहाँ जो तोड़फोड़ की गई है वो नेशनल एम्बलम की ही तोड़फोड़ की गई है। वो ये नहीं समझ पा रही कि यहाँ जज्बात नहीं है, यहाँ आप विरोध कर रहे हैं राष्ट्र का, आप अपमान कर रहे हैं नेशनल एम्बलम का। देखिए, इन्हीं वजहों से मुसलमानों पर सवाल खड़ा होता है और ये बात गंभीरता से मैं कह रहा हूं। हालांकि जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी मुसलमान ही हैं और वो कह रहे हैं कि आखिर कैसे कोई राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस तरह से अपमान कर सकता है। वहां जो तोड़फोड़ हुई है वो और कोई तोड़फोड़ थी ही नहीं। वो कहा यह गया कि हमारे यहां कैसे आप कोई मूर्ति लगा सकते हो। अब बताइए, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है, नेशनल एम्बलेम जो है, अशोक स्तंभ जो है, वो इनके लिए मूर्ति हो जाता है और यहीं पर जाकर लगता है कि आप उस कट्टरता से, उस मानसिकता से कैसे बाहर निकलेंगे। और कमाल की बात यह कि यहां जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कई बार लगता है कि उदार है, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो भी उसी भावना को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी कट्टरता को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरह के दृश्य आए उनकी पहचान की गई है और की जानी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। महबूबा मुफ्ती के पास कोई वजह नहीं थी, कोई शब्द नहीं थे। उनको आप बोलते हुए देखिए, लग रहा है ऐसे जैसे कुछ तो बोलने निकली थी लेकिन कुछ बोल गई, क्योंकि आप जब आपको समझ में नहीं आता है क्या करें तो वही स्थिति उनकी। और क्या कोई इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जमकर होनी चाहिए। नहीं, उनको जस्टिफाई ऐसी चीज को करना है जिसे वो जस्टिफाई कर नहीं सकती, जो सरासर गलत है उसे जस्टिफाई करने के लिए निकली हैं, तभी शब्दों का चयन इधर उधर हो रहा है महबूबा मुफ्ती का। लेकिन हवा कौन देता है विनोद अग्निहोत्री जी? ऐसी चीजों को हवा क्यों दी जाती है? या क्यों से एक वोट बैंक से जोड़कर, एक धर्म से जोड़कर राजनेता आ जाते हैं उनका पक्ष लेने के लिए? क्या इसका एक सुर में विरोध नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए विरोध, और इस घटना को लेकर मुसलमानों पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। कुछ तत्व, कट्टरपंथी तत्व इशारे पर जो है इस तरह काम करते हैं। इस तरह का दूसरे समुदायों में कई बार होता है तो सारे समुदाय पर थोड़ा सवाल खड़ा करेंगे, लेकिन ऐसे तत्वों की कुछ पहचान करके उनके खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अशोक स्तंभ जो है वो कोई मूर्ति का प्रतीक नहीं, वो राष्ट्रीय चिन्ह है। और अगर इतना ज़्यादा उससे परहेज है तो फिर आप नोट लेना बंद कर दीजिए, उसमें भी अशोक स्तंभ बना हुआ है। फिर आप जो है घरों में अपने फोटो मत लगाइए किसी के भी, क्योंकि वो भी फिर किसी का जो है वो प्रतीक है। तो अशोक स्तंभ जो है वो भारत का राजकीय चिन्ह है, और अगर वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है तो इसलिए उसने वहाँ पर अशोक स्तंभ लगाया, और उसमें भी जो उसके पदाधिकारी हैं मुस्लिम ही हैं, वो अंद्राबी जी जिन्होंने। तो मुझे लगता है कि एक पूरे समुदाय पर उंगली न उठा करके ऐसे तत्वों को अलग थलग किया जाना चाहिए। कश्मीर वैसे भी संवेदनशील राज्य है, और उसमें अगर सारे कट्टरपंथियों को या इस तरह के आपराधिक तत्वों को हम समुदाय से मिला देंगे तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। और महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला जो बड़े नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्वों की जम के मजम्मत करें और कानूनी कार्रवाई अगर प्रशासन कर रहा है तो उसका समर्थन करें। नहीं, अगर समुदाय विशेष से नहीं भी जुड़ा जा रहा है समीर जी, खुद नेता भी तो जोड़ रहे हैं ना, खुद ही आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जज्बात का चोला उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। न जाने क्या समझा रही थी खैर महबूबा मुफ्ती तो, लेकिन ये घटना हुई है तो कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए और सबक मिलना चाहिए ऐसे तत्वों को कि आप ऐसा नहीं कर सकते इस देश में रहकर। देखिए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का जो बयान आया इसके बाद उन्होंने दो बातें बहुत मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि इसका बहुत विरोध होना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है वह उसको उनका धर्म से कोई लगाव नहीं है, जो इस बात का वो समर्थन कर रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और उनका कहना है कि भाई धार्मिक जो हमारे जगह है उस पर राष्ट्रीय चिन्ह का क्या काम है। अगर संविधान के निमित्त अगर ये हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि भाई संविधान के अंदर जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए तो उन्हें मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। उमर अब्दुल्ला को तत्काल मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। राज्य के मुखिया है वो, अगर वो इस तरीके से कट्टरपंथ तत्वों को समर्थन देते हैं, वो इस तरह के धार्मिक भावनाएं जो वहां उपद्रव करने आ रहे हैं उनका खुल का समर्थन कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि इसके पीछे शह किसकी है। इसके पीछे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की शह है, और ये जो पूरी घटना घटी है ये उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के देखरेख में घटी गई है। उमर अब्दुल्ला इसे एक बहादुरी का काम बता रहे हैं कि जो हुआ है ये धर्म के आधार पर हुआ है, धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है एक समाज की, इसलिए यह किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है, केंद्र सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि ठीक है, जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है अंद्राबी, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई यह असामाजिक तत्व है और इस तरीके से घटना नहीं हो, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। हालांकि अभी केंद्र सरकार का इसको लेकर किसी तरह का रुख नहीं आया है, पुलिस प्रशासन ने भी वहां कोई कार्रवाई नहीं की है। मुझे लग रहा है बहुत गंभीर मामला है। अगर इस तरह की घटना अगर शुरू हो जाएगी तो फिर अन्य चीजों पर भी होगी।
फिर अन्य जगह पे इस तरीके से उपद्रव होगा, कट्टरपंथी तत्व जाएंगे और उपद्रव मचाना शुरू कर देंगे। इन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सवाल यही है विजय जी कि ये रेडिकलाइज इतना क्यों हो रहे हैं, या इतना नफरत कौन भर रहा है जो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये नेशनल एम्बलम है, यहाँ कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं लगाया गया है, ये देश का राष्ट्रीय चिन्ह है जो लगाया गया है। ठीक बात है, अशोक स्तंभ कोई धर्म चिन्ह नहीं है कि हाँ। धर्म चिन्ह हो तो फिर भी आपको लगता है कि धार्मिक भावनाएं उससे आहत हो रही हैं। हालांकि ये भी सवाल हो सकता है कि वहाँ पर अशोक स्तंभ लगाने की आवश्यकता क्या है, क्यों आप उसकी ज़रूरत समझ रहे हैं? वो सरकार का कार्यालय तो है नहीं, लेकिन यदि वहाँ लगा हुआ है तो उस पर इतना उपद्रव करना, और कौन कर रहा है? आपने सुना नहीं, आप ठीक से सुनती मैडम को, महबूबा जी को, तो उन्होंने आखिर में आते आते कहा कि इट्स ब्लेस्फेमी। समझे, आपने सुना नहीं है उनको, तो फिर कौन भड़का रहा है ये तो साफ दिखाई दे रहा है। और उमर अब्दुल्ला साहब का तो जैसे समीर जी ने पूरा जिक्र कर दिया, तो वो सारी बातें, तो राजनेताओं को तो ये मौका मिलता है कि किसी भी तरह से भावनाओं को भड़काया जाए और उस पर काम किया जाए। मैं इससे सहमत हूँ कि पूरी कम्युनिटी को इसके साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए कि पूरा सारा मुसलमान जो है वो रेडिकलाइज हो गया है और इस सारी बात है, लेकिन है नेता लोग, उनका जवाब भी कम्युनिटी को देना चाहिए कि भैया इसमें क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। हजरत बल वैसे भी श्रीनगर में बहुत पवित्र स्थान माना जाता है और उसको लेकर बहुत सारी संवेदनाएं वहाँ जुड़ी रहती हैं। पिछले 10-20 साल में मैं श्रीनगर गया हूँ तो वहाँ पर बड़ी कई घटनाएं हुई हैं, तो मेरे ख्याल से हजरत बल पर कोई चर्चा करने से पहले भी ध्यान रखना चाहिए श्रीनगर के और देश भर के जो मुसलमान हैं उनकी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। वो दो निशान, दो विधान अब खत्म हो गया ना जम्मू कश्मीर में। एक जरूरी बात, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैंने इसीलिए कहा कि इसकी वजह से मुसलमानों पर सवाल खड़े करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि जब आप इस बात को भी ब्लास्फेमस बताने लगते हैं, जब इस बात पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, जिनको मुसलमान अपने नेता के तौर पर देखता है, और कम से कम वहां ये कंफ्यूजन नहीं है, जहां मुसलमान बहुतायत है वहां हिंदू उनका नेता नहीं है, वहां मुसलमान ही उनका नेता है, वहां महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के अलावा वो किसी को वोट नहीं करते। वो जब ये बात कहते हैं तो मैं ये मानता हूं कि ये मुसलमानों को ही प्रतिकार करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर पूरी कम्युनिटी के लोग तो कहीं आते नहीं। और मैंने पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन यही कही कि जो अंद्राबी हैं वक्फ बोर्ड की चेयरमैन, वो खुद मुसलमान हैं और वो कह रहे हैं कि इसमें जितने लोग शामिल हैं उनके खिलाफ पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाएंगे। और मुझे लगता है ये होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप धर्म की आड़ में इस तरह से कुछ करते हैं तो पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, तो कम्युनिटी को ही खड़े होकर उस बदनामी को दूर करना पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी भी। लेकिन हर्षवर्धन जी वो भी तो ध्यान रखिए, उमर अब्दुल्ला पुलिस को चकमा देके किसी के दीवार फांद के गए थे, उस समय भी तो उन्होंने एक एंगल हम छोड़ रहे हैं। ये घटना तो बहुत शर्मनाक, निंदनीय है। उमर अब्दुल्ला का एक बयान भी आया है, क्योंकि कल प्रॉफिट का जन्मदिन था और उसकी छुट्टी को लेकर भी वहाँ एक असंतोष था, क्योंकि इस बार छुट्टी घोषित नहीं की गई, जिस पर उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया और कहा कि इस बार जो है एलजी ने छुट्टी घोषित नहीं की। तो ये सारी राजनीति इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द हो रही है। फिर इसके बाद ये घटना होना, तो मुझे लगता है कि इसको पूरे समग्रता में देखना चाहिए। और ये कुछ तत्व तो हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, और ये सही है, ये बात सही है। वहाँ का समाज इसका प्रतिकार करेगा, वहाँ के लोग प्रतिकार करेंगे, तभी इसका ज़्यादा असर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ रहे हैं, बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार चर्चाओं में हैं इन दिनों। अजीत पवार से बहस के बाद अब जो आईपीएस अंजना कृष्णा हैं वो भी चर्चाओं में आ गई हैं। अब उनके सर्टिफिकेट्स की जांच की मांग होना शुरू हो गई है। एनसीपी नेता अमोल मिटकरी ने यूपीएससी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आईपीएस अधिकारी अंजना कृष्णा के शैक्षणिक और जाति प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए वेरिफिकेशन की डिमांड करती है। ये मांग उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से जुड़े वायरल वीडियो विवाद के बाद की गई। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अजीत पवार महिला आईपीएस अधिकारी को फटकारते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि आईपीएस अवैध खनन रोकने पहुंची थी। अजीत पवार आईपीएस को कार्रवाई रोकने के लिए कह रहे थे। इसी को लेकर बहस हुई, जिसके बाद अब आईपीएस अंजना कृष्णा के सर्टिफिकेट्स की जांच की मांग की जा रही है। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती हो। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना,
तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? कौन है? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। देखिए अब ये वाकया सामने आया जिसके बाद अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ी, उन पर खैर बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे, उन्होंने इसमें अपनी सफाई भी पेश की है। लेकिन अब ये जो महिला आईपीएस है इनके सर्टिफिकेट्स की प्रामाणिकता की जांच की मांग नेताओं की तरफ से की जा रही है। अब समीर जी मामला इतना आगे बढ़ कैसे गया, ये वाकया हम देखें तो वो तो सिर्फ इतना ही कह रही है ना कि आप डिप्टी सीएम हैं, मुझे इस बात का यकीन कैसे हो, आप मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिए। बाद में उन्होंने वीडियो कॉल की। अब क्या इसे ईगो पर लेकर चले गए नेता, जो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं? देखिए मामला सोलापुर के कुर्द गांव का जो अवैध खनन को लेकर जिस तरीके से वहां पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए महिला अधिकारी गई हुई थी वहां पर, लेकिन अब अजित पवार है, अब अजित पवार तो वही रहेंगे ना, वो चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस में रहे, चाहे फिर वो अलग पार्टी बना के बीजेपी के साथ गठबंधन में आ जाए, उनकी राजनीति करने की स्टाइल थोड़ी बदलने वाली है। आदमी पार्टी बदलने से अपना रंग थोड़ी बदलता है, वो तो इसी तरीके से करते रहते हैं। कलेक्टर से अबे तुबे करके देना, गाली दे के बात करना, सामने खड़े रखना, कुर्सी पे बैठने से मना कर देना अधिकारी को। अजित पवार का ये व्यवहार रहा है अपने अधिकारी के साथ व्यवहार करने का, तो उनको लग रहा था कि वही उनकी जो राजनीति है वही चलेगी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस से गंभीरता से लिया, देवेंद्र फडणवीस ने संदेश दे दिया अजित पवार को कि भाई इस तरीके से अधिकारी से आप काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अगर अवैध खनन हो रहा है, अधिकारी कार्रवाई करने गया है तो वह कार्रवाई करेगा। और आप हिम्मत देखिए, अवैध खनन जो कर रहे हैं वो फोन लगाकर कहते हैं कि देखिए हम आपके अजित पवार से बात कराते हैं, और डायरेक्ट फोन पे अजित पवार से बात कर रहे हैं। तो क्या अवैध खनन वो अजित पवार के कहने पर हो रहा है? क्या वो अवैध खनन का पैसा अजित पवार के पास जा रहा है कि जो अजित पवार सीधे फोन कर कहते हैं कि मुझसे वीडियो कॉल पे आप बात कीजिए? पूरे देश के अंदर अवैध खनन को लेकर इतना विरोध हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर कहा जाता है, तो क्या अवैध खनन में अजित पवार पार्टनर है उसके अंदर? उसको जवाब देना पड़ेगा अजित पवार को इन बातों को लेके कि आप कैसे किसी प्रशासनिक अधिकारी जो गलत काम को रोकने जा रही है उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को गंभीरता को देखा, अजित पवार से कहा है कि इस तरह से आप दखलंदाजी काम में नहीं देंगे। अजित पवार ने इस पूरे मामले पर खेद प्रकट करा है और उन्होंने कहा कि ये जानकारी नहीं थी कि अवैध खनन का पूरा मामला है। जाति की प्रामाणिकता क्यों चाहते हैं वो? नहीं, अब देखिए अजित पवार नेता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अब उनकी अब शैक्षणिक योग्यता निकालेंगे, अब उनकी जो पुरानी जहां पर पोस्टिंग हुई होगी वहां की विवाद निकाले जाएंगे, क्या कोई इनके ऊपर किस तरह का आरोप लगा था, फिर भ्रष्टाचार के आरोप निकाले जाएंगे, फिर तमाम तरह के लगा कि अधिकारियों को परेशान करना, उनके ऊपर इस तरह से माहौल बनाना कि भविष्य में वो कोई इसी तरह का काम न करे। ये एक राजनीतिक नेताओं का हथकंडे होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे अधिकारी मुझे लग रहा है और उन्होंने अपना काम बराबर से किया था। बिल्कुल ठीक है। और अजीत पवार अब इस मामले में इसलिए घिर गए हैं क्योंकि उनसे अपनी ही सरकार में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर एक महिला अधिकारी के साथ ऐसा सुलूक, आपने ऐसा व्यवहार क्यों किया। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।